हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, आज हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन जेडीए का। ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा पास में है, अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा है। तो आज हम कुछ डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो बेयर एक्ट है उसके जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम बस वही कवर करेंगे। लेकिन पूरी इसमें श्योरिटी रहेगी कि पूरा एस्पेक्ट कवर करा लिया जाए और जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी क्वेश्चन आपके सारे इसमें इंक्लूड हो जाए और एक एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया जाए। आज हम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अपना ये जेडी एक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ही फास्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, मेरी जो पिच रहेगी वो थोड़ी सी हाई हो सकती है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्पीड में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि एक रैपिड रिवीजन बैच है। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। ये एक्ट नंबर क्या है, क्योंकि देखो हम रिवीजन कर रहे हैं तो बस अब एक बार शांति से बैठ जाना, अपने जो नोट्स है उसको निकाल लेना और बेयर एक्ट सामने रख लेना। कुछ डेप्थ में नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। ठीक है, ये एक्ट नंबर कौन सा है? ये एक्ट नंबर 25 है 1982 का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इसके कितने टोटल चैप्टर्स हैं, तो इसमें टोटल 12 चैप्टर्स है। लिखते जाना। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो टोटल 102 सेक्शंस हैं। ठीक है, शेड्यूल एक ही है जिसके अंदर सिटी और ये टाउन लिस्ट इन सब के बारे में लिखा है। ये कब इनेक्टमेंट में आया? तो ये 12 अक्टूबर 1982 को इनेक्ट हो गया था, बन गया था। लेकिन ये एनफोर्समेंट में कब आया? तो 13 अक्टूबर 1982 को ये एनफोर्समेंट में आया। तो ये इसकी बेसिक डिटेल्स है जो हर किसी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 सिंपल बता रहा है कि ये एक्ट का नाम क्या है? जयपुर डेवलपमेंट, एक सेकेंड, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, जयपुर रीजन में एप्लीकेबल होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करती है? एनफोर्स करती है। स्टूडेंट्स, अब टाइम नहीं है तो इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना सामने इंडेक्स में, ताकि एक दिन पहले फटाफट से सारी लोकल लॉस को आप, एक सेकेंड, देखो स्टूडेंट, अगर अभी आपने बेयर एक्ट नहीं लिया है ना, फटाफट से लेके बैठ जाओ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम, बाद में मतलब प्रॉब्लम आपको ही होगी कि आपने नोट डाउन नहीं किया फटाफट से। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन जैसे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या, तो एग्रीकल्चर मैंने इसके एक एमसीक्यूज जब कराए थे तो बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यू बनाया था। आई होप आप समझ रहे होंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी। अब समझो इस बात को, एग्रीकल्चर का मतलब क्या। तो देखिए, सेक्शन 2 के जो सबसेक्शन 1 है एग्रीकल्चर की बात बताता है। ये हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्रूट ग्रोइंग, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या है 2 के 1 में दिया है एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अमेनिटीज के बारे में कहा दिया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में। ये सब चीजें जैसे रोड्स, ब्रिज, पार्क, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, सीवरेज, पब्लिक यूटिलिटीज, ये सब क्या है हमारा अमेनिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये कहाँ पे दिया है? सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 बात करता है अथॉरिटी की। अथॉरिटी का मतलब क्या? अथॉरिटी का मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सेक्शन 3 में बनाई गई है। ठीक है, और अभी मैं बता देती हूँ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर कितने हैं। 7 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, बाकी जो लिस्ट दी गई है ऑफिशियल मेंबर की वो ऑलमोस्ट 12 है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, जो बिल्डिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बिल्डिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, भवन संक्रय का मतलब क्या है। तो देखो, 3 चीजें ये याद रख लो बिल्डिंग ऑपरेशन के अंदर। ये 3 चीजें, रीबिल्डिंग, स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन, एडिशन टू बिल्डिंग। ठीक है, पुनर्निर्माण, संरचनात्मक परिवर्तन और भवन में विस्तार, ये 3 चीजें याद रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद है डेवलपमेंट 2 के 5 में है। ठीक है, विकास, विकास का मतलब ये मतलब है ये सारी चीजें। बिल्डिंग अगर ऑपरेशन है तो भी विकास है, इंजीनियरिंग ऑपरेशन चल रहे हैं तो भी हम बोलेंगे विकास हो रहा है, माइनिंग ऑपरेशन हो रहे हैं तो भी हम बोलेंगे विकास हो रहा है। मतलब ये सारी चीजें अगर जयपुर डेवलपमेंट, जयपुर एरिया में हो रही है, जैसे भवन निर्माण कार्य हो रहा है, इंजीनियरिंग कार्य हो रहा है, खनन कार्य हो रहा है, भूमि या भवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं, मटेरियल चेंज हो रहे हैं, ये कीवर्ड्स है, मटेरियल चेंज वगैरह। ठीक है, रीडेवलपमेंट हो रहा है या लैंड का सब डिविजन हो रहा है या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, ये सब चीजें अगर हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, विकास हो रहा है। उसके बाद आ जाइए डेवलपमेंट एरिया, हम किसको बोलेंगे? देखो, डेवलपमेंट एरिया बहुत बड़ी डेफिनेशन है, सिंपल सी बात याद रखना। डेवलपमेंट एरिया का मतलब वो एरिया जिसको सेक्शन 29 में डिक्लेयर किया गया है।
ठीक है। डेवलपमेंट एरिया का मतलब क्या है, जिसको डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 29 में। क्यों, अब इसको क्या है, हम प्लान तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। सिंपल सी बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर रीजन, ठीक है, तो जयपुर रीजन 2 के 7 में दिया है, सॉरी 2 के 8 में दिया है जयपुर रीजन। अब जयपुर रीजन का मतलब क्या है, जयपुर रीजन मींस जो उसकी शेड्यूल 1 में, मैंने आपको शेड्यूल 1 में बताया था ना कि सिटी लिस्ट और टाउन लिस्ट ये सब बताई गई है। तो जयपुर रीजन हम किस किस कौन से एरिया को जयपुर रीजन बोलेंगे, जो कि शेड्यूल 1 में बताई गई है, और गवर्नमेंट चाहे तो उसको नोटिफिकेशन से मॉडिफाई भी कर सकता है। फिर आ जाइए लैंड। लैंड का मतलब क्या, जो बेनिफिट्स अराइज हो रही है लैंड से, या कोई थिंग जो है अटैच्ड है लैंड से या परमानेंटली फासन है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो लैंड है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है, तो लोकल अथॉरिटी का मतलब सिंपल सा याद रख लो, ये 2 के 10 में है, इंपॉर्टेंट है। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को लोकल अथॉरिटी माना गया है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन, फिर उसके बाद है ऑक्यूपायर 2 के 12 में। सिंपल सी बात है, ऑक्यूपायर किसको बोलेंगे, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। जो ओनर, रेंट ओनर जो है पेइंग रेंट, ठीक है, अगर आप ओनर को रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ओनर, ओनर पेइंग रेंट, अगर बेसिकली आप जो रेंट पे कर रहे हैं ओनर को, तो ये व्यक्ति जो रेंट पे कर रहा है ये ऑक्यूपायर हुआ। फिर अगर किसी ने रॉन्गफुली ऑक्यूपेंट है, ठीक है, इलीगल तरीके से अगर वो रह भी रहा है, तब भी हम उसको बोलेंगे वो ऑक्यूपायर है। और रेंट फ्री ऑक्यूपेंट, अगर आप किसी जगह पर रह भी रहे हो लेकिन किराया नहीं दे रहे हो, तो भी आप कौन माने जाएंगे, ऑक्यूपायर माने जाएंगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि क्या कोई रॉन्गफुल ऑक्यूपेंट भी ऑक्यूपायर हो सकता है, ठीक है, क्या रॉन्गफुल जो ऑक्यूपेंट है बेसिकली क्या वो अधिभोगी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ओनर में कौन इंक्लूड है, तो ओनर इंक्लूड अ पर्सन रिसीविंग रेंट और प्रॉफिट फ्रॉम लैंड, तो हम उसको ओनर बोलेंगे। सिंपल सी बात याद रखना, ठीक है, जो व्यक्ति भवन या भूमि से किराया या लाभ भी प्राप्त कर रहा है ना, तो वो व्यक्ति क्या है, ओनर है। ये बात आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, प्लान का मतलब क्या है, हाँ प्लान क्या है, तो हमारा प्लान है जयपुर डेवलप मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान। ये प्लान की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, 215 में। और मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान होंगे। इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है जहां पर इसकी बात की गई है, मेकिंग एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम, ये आपको सेक्शन पता है पर मैं आपको साथ में बता देती हूँ। ये हमारा सेक्शन 38 है जो इस बारे में बात करता है, और साथ में क्या है, सेक्शन 21 और सेक्शन 22, क्योंकि 21 के अंदर मास्टर डेवलपमेंट प्लान की बात की गई है और सेक्शन 22 में जोनल डेवलपमेंट की प्लान की बात की गई है। इसको फटाफट से आप नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, पब्लिक पर्पस का मतलब क्या है, पब्लिक पर्पस का मतलब होता है कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई भी काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे पब्लिक पर्पस के लिए काम हो रहा है, ठीक है। 17 का खतरा याद रखना, 2 के 17 के खतरे में पब्लिक पर्पस की बात की गई है, ठीक है। अगर पब्लिक पर्पस के लिए काम नहीं किया तो 2 का 17 मतलब खतरा हो सकता है, सिंपल सी बात। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या, सिंपल सी बात याद रखना, रूल्स गवर्नमेंट बनाती है और रेगुलेशन हमारी अथॉरिटी बनाती है, ठीक है। उसके बाद जोन, जोन क्या, जोन जो है 2 के 21 में बताया गया है। मैंने ट्रिक से बताया था कि 2 के 21 में जोन बताया गया है, और वहीं पे जोनल डेवलपमेंट प्लान कहाँ है, सेक्शन 22 में मैंने अभी बताया, ठीक है। जोन का मतलब क्या होता है, जब जयपुर रिवीजन को आपने डिवाइड कर दिया है डेवलपमेंट के पर्पज से, तो हम बोलेंगे जोन। हमारा डेफिनेशन क्लॉज खत्म हो गया, और जितना मैंने आपको बताया है उतना पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाइए सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे। देखो सिंपल सी बात याद रखना, जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, ठीक है, और ये परपेचुअल सक्सेशन रखती है, कॉमन सील होती है इसकी अपनी। ये चाहे तो प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है, चाहे तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकती है, ठीक है। इसके पास पावर है कि ये इसको सू भी किया जा सकता है, या फिर ये किसी को भी सू कर सकती है, ठीक है, वाद दाखिल भी किया जा सकता है, और इसके अगेंस्ट भी वाद दाखिल हो सकता है। और जो जेडीए है, अब एक बात सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, हमें सबको पता है जेडीए जेडीए जेडीए, बट जेडीए है, जेडीए लोकल अथॉरिटी है, ठीक है। और वो भी लोकल अथॉरिटी कहां पर, जहां पर राजस्थान जनरल क्लोजेस एक्ट के अंदर जो डिफाइन किया गया लोकल अथॉरिटी, ठीक है, ऐसे इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके की पॉइंट्स है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 4 पे। तो सेक्शन 4 में बात किया कि जयपुर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है इसके अंदर कौन कौन होगा। तो देखो एक चेयरमैन होंगे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे जो कि स्टेट मिनिस्टर होंगे अर्बन डेवलपमेंट के, और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, और जेडीसी होंगे जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। इनकी बात आगे की गई है जेडीसी के, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पावरफुल पर्सन है, इनको याद रखना। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कौन होंगे, चेयरमैन होंगे। बाकी जो जयपुर है उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, चीफ टाउन प्लानर होंगे, और चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटर होंगे म्युनिसिपल काउंसिल जयपुर के, और नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको क्या करेगी,
नॉमिनेट करेगी। लेकिन इसके एक और चीज याद रखना, चीफ इंजीनियर है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के और चीफ इंजीनियर होंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के, PWD के। ठीक है, तो इसमें दो चीफ इंजीनियर है जिनकी बात यहाँ पर की गई है। बेसिकली 3 चीफ इंजीनियर हैं, एक तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, एक ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के, और एक चीफ इंजीनियर है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। वो यहाँ पर मेंशन नहीं, बट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फंक्शनल बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो उनको भी क्या कर सकते हैं, एज मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एज मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है फंक्शनल बोर्ड के चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन सुपरवाइज करेंगे और कंट्रोल करेंगे अथॉरिटी की एक्टिविटीज को। जो जेडीए का चेयरमैन है वो सारे एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो वाइस चेयरमैन होंगे, अगर चेयरमैन अब्सेंट है तो कौन आ जाएगा उनकी जगह, वाइस चेयरमैन आ जाएंगे। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, हमने अभी पढ़ा ना कि यहाँ पर जो जेडीए है उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होंगे जिनको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। वर्ड याद रखना, नॉमिनेट करती है, और वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, ठीक है, उनकी बात भी यहाँ पर की गई है। अब आ जाइए, उसके बाद है ये तो इनका टेन्योर कितना है, 2 साल का होता है। ठीक है, इनका टेन्योर कितने साल का यहाँ पे बात की गई है कि ये सिर्फ 2 साल तक का इनका टेन्योर हो सकता है। उसके बाद आ जाइए, हमारा मीटिंग अथॉरिटी है जो जेडीए है, तो भाई उसकी मीटिंग भी तो होगी, कैसे होगी, तो याद रखना 6 महीने में एक बार तो जेडीए को मिलना ही मिलना है। और ये मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, कौन अध्यक्ष होगा इस मीटिंग, कौन अध्यक्षता करेगा, तो चेयरमैन साहब करेंगे। चेयरमैन साहब नहीं है तो वाइस चेयरमैन करेंगे, वाइस चेयरमैन नहीं है तो वो जो मेंबर है सारे उनमें से किसी एक को इलेक्ट करके। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं है तो कौन जो है इसको प्रिसाइड करेगा मीटिंग को। तो फिर यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है कि मेजोरिटी से इलेक्ट करके, तो आपको वर्ड याद रखना है, इलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, कब इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी इन जेडीए मेंबर की। देखो सिंपल सी बात है, आप जेडीए के मेंबर हो और आप अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आ रहा है, जैसे कि आपने जेडीए के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी कंपनी के साथ भी, और आपका पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, तो फिर आप कैसे मेंबर रहेंगे, फिर आप सेसेशन कर जाएंगे, आपकी वो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो आपका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, नहीं तो आप मेंबर बनने से क्या कर जाएंगे, सीज कर जाएंगे। दूसरा, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मेयर शेयर होल्डिंग इन पब्लिक कंपनी डज नॉट डिस्क्वालीफाई अ मेंबर। अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी का शेयर ले रखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना लेने से आप मेंबर नहीं बन सकते, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डिस्प्यूट आएगा कि मेंबर सीज करेगा या नहीं करेगा, इसको कौन डिसाइड करती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अब ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जेडीए की हेल्प करती है। ठीक है, जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अकेले तो काम नहीं करेगी, उसको एक कमेटी की जरूरत होगी ना, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, अब उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, उसकी पावर की बात की जा रही है सेक्शन 7 में। तो देखो सेक्शन 7 में क्या बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसकी पावर फंक्शन, और ये किसके लिए काम करेगी, ये जेडीए के लिए काम करेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल वर्क करेगी जेडीए के लिए। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसके चेयरमैन कौन है, जेडीसी। जेडीसी का हमने पढ़ा था जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, जब हमने पढ़ा था कि कौन कौन इसके मेंबर होंगे, तो हमने बोला जेडीसी जयपुर डेवलपमेंट कमीशन इसके मेंबर होंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी बन रही है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन कौन है, जेडीसी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कौन मेंबर्स होंगे इनके, तो देखो सेक्रेटरी होंगे अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट और रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो डिप्टी सेक्रेटरी, बेसिकली आप इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, एक जेडीए का सेक्रेटरी होगा जिसको मेंबर सेक्रेटरी कह रहे हैं। उसके बाद चीफ इंजीनियर होंगे पीडब्ल्यूडी राजस्थान के, और ये पीएचईडी, ठीक है, इसके चीफ इंजीनियर होंगे। ठीक है, पीएचईडी वही जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो, और रिप्रेजेंटेटिव होंगे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। अब एक बात याद रखना, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव होंगे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर। ये बात एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोश आपका क्या करेंगे, कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जेडीए की बात कर रहे हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जो आप देखते हैं राजस्थान स्टेट एक सेकंड आप वेट करना, हाँ, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जब आप बात करते हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो उसमें बात की जाती है कि कौन होंगे,
चीफ इंजीनियर ही होंगे इसके मेंबर। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव में हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करते हैं, तो वहां पे बोला जाता है कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इसके मेंबर होंगे। लेकिन वो याद रखना, इस रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चीफ इंजीनियर की रैंक से कम नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली वहां पे भी चीफ इंजीनियर है और यहाँ पे नॉट बिलो रैंक लिख के इसको कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन आपको ये डिफ्रेंसिएशन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिको होती है, ठीक है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके एमडी होंगे, ठीक है। बाकी जो इंजीनियरिंग जो डायरेक्टर होंगे, इंजीनियरिंग के, टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर, लॉ के डायरेक्टर होंगे। एक बात आपको बता देती हूँ, जो यहाँ पर ये है लॉ ऑफ अथॉरिटी के जो डायरेक्टर है, इसको इंसर्ट किया गया 2001 में, पहले नहीं था। फटाफट से लिखते हुए चले जाओ ये सारी बातें, ठीक है। ये पहले नहीं थे, इसको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, वो भी 2001 में। उसके बाद जयपुर के जो है कलेक्टर होंगे। देखो जब हमने पढ़ा था जेडीए, जेडीए में कौन है, ये जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको याद करते हुए चलो। जेडीए में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर के, और यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ कलेक्टर। उसके बाद दो चीजें ऐड कर लो यहाँ पर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये भी है, और कमिश्नर, और द कमिश्नर ऑफ कमिश्नर भी है, और म्युनिसिपल काउंसिल जयपुर के, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं म्युनिसिपैलिटी में, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर बन जाएंगे, जहां पर जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटर तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और म्युनिसिपल काउंसिल है तो वो। उसके बाद देखिए फंक्शंस क्या है एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिविजन्स, हमने पढ़ा ना कि जोन को डिवाइड किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, तो वो जो डिविजन्स हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी कर रही है। ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ अथॉरिटी की भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनकी ऑपरेशनल यूनिट्स है, बेसिकली वो असिस्ट ही करती हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशंस, हमने पढ़ा था ना कि रेगुलेशंस कौन बनाती है, रेगुलेशंस जेडीए बनाती है, लेकिन उस जेडीए को ड्राफ्ट बना के कौन दे रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखना। फिर डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट जो फंड है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का डेवलपमेंट फंड, उसको ऑपरेट भी कौन कर रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी कर रही है। प्रोजेक्ट एंड स्कीम को प्रिपेयर कौन कर रही है, जो हम बोल रहे हैं ना कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, मास्टर डेवलपमेंट प्लान हो गया, जोनल डेवलपमेंट प्लान हो गया, इन सबको प्रिपेयर कौन कर रहा है, क्या जेडीए के पास इतना काम है, तो कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। टेंडर्स जो आते हैं उनको अप्रूव करना, रिजेक्ट करना, ये किसका काम है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम है। क्रिएशन, जो पोस्ट क्रिएट किए जाती है अथॉरिटी के अंदर एज पर रेगुलेशन, वो कौन करता है, वो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक बात याद रखना, मैंने ये नहीं बोला है कि जो पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो जो है क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कर रही है। एक बात याद रखना, जो पोस्ट यहाँ पे क्रिएट होती है अथॉरिटी के अंदर एज पर रेगुलेशंस होती है, उसका क्रिएशन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। फिर बोरोइंग मनी, पैसा वैसा उधार लेना, ये सब मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, इसका भी काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इन्वेस्टमेंट, जो सरप्लस मनी है, डेवलपमेंट फंड है, उसका जो सरप्लस मनी है, अगर मैं सिंपल से वर्ड में बोलूँ एक्स्ट्रा मनी है, तो उसको कहीं पे इन्वेस्ट भी तो करेंगे, तो इन्वेस्ट करा हुआ ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है यहाँ पर, मतलब कौन बेसिकली कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके बाद ग्रांट्स एंड लोन्स वगैरह ये सब देना, और ग्रांट्स वगैरह देना, ये सब कौन कर रहा है, ये भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी कर रही है। लीगल प्रोसीडिंग, अब जब हमने पढ़ा कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी के अगेंस्ट सूट फाइल भी कर सकती है, उसके खिलाफ भी सूट फाइल हो सकता है। अब इन केस अगर जेडीए को किसी के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो क्या जेडीए खुद जाएगी, नहीं, उसको कौन काम करेगा, तो ये काम करेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो ठीक है, स्टार्ट करती है लीगल प्रोसीडिंग को, और इवन विथड्रॉ भी करती है ऑन द बिहाफ ऑफ जेडीए। और डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, तो जो डेलीगेटेड पावर्स होती है चेयरमैन ऑफिसर्स, तो ये भी सारा काम किसका, एग्जीक्यूटिव कमेटी का, याद रखना। और एडिशनल पावर क्या है कि अथॉरिटी में डेलीगेट एडिशनल पावर, और अगर जेडीए चाहे तो ये तो पावर दे दी गई है एग्जीक्यूटिव कमेटी को, साथ के साथ अगर कोई एडिशनल पावर देना चाहती है एग्जीक्यूटिव कमेटी को, या कोई ड्यूटीज देना चाहती है, तो जेडीए वो वाला काम भी कर सकती है। मीटिंग, मीटिंग जो होगी, ठीक है, और जो उसका प्लेस होगा, उसका टाइम होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो चेयरमैन डिसाइड करेंगे, ठीक है। और प्रोसीजर कैसे डिसाइड होगा, रेगुलेशंस द्वारा। जेडीए की जो मीटिंग थी वो कौन प्रिसाइड कर रहे थे, चेयरमैन साहब कर रहे थे, वो नहीं थे तो वाइस चेयरमैन, वो भी नहीं है तो कोई मेंबर इलेक्ट करके, कितने महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर एंड डायरेक्टर। सिंपल सी बात याद रखो, जो हमने अभी जेडीसी पढ़े ना, एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जेडीसी थे, और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मेंबर थे, ठीक है, हमारे जेडीसी। सिंपल सी बात याद रखो, जो अपॉइंटमेंट हो रही है, या जो पावर है, या जो ड्यूटीज है जेडीसी की,
ठीक है, या फिर डायरेक्टर्स की या फिर सेक्रेटरी की, जो अदर ऑफिसर्स हैं ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि किसके पास क्या पावर। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करते हैं एन ऑफिसर, किसी ऑफिसर को बोल देंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक ऑफिसर को जेडीसी अपॉइंट कर देते हैं। और वो ही जो जेडीसी है कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जेडीए का। देखो कंफ्यूज मत होना, हमारा कौन है, जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके हमने एक मेंबर पढ़े थे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट का, जब हमने कंपोजिशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसमें कौन होंगे, इसमें होंगे जेडीसी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है, वो भी इसके मेंबर होंगे। तो यहाँ पर आके बात को क्लैरिफाई किया गया कि ये जो जेडीसी है ना, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सीईओ होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जेडीए के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि और जेडीसी को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्या इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है जितने भी ऑफिसर्स होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं ना जेडीए के, उनको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना। बाकी ये कलेक्शन ऑफ मनी, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जेडीए को ड्यू होती है पेमेंट वगैरह के, ये सब काम करते हैं। और सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ जेडीए की प्रॉपर्टी और कैश वगैरह, इन सबको इंश्योर करना, सेफ्टी इंश्योर करना, ये भी जेडीसी का काम है, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर का काम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली, ये अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं टेंडर अप टू 1 करोड़। अगर 1 करोड़ रुपए तक का कोई टेंडर है, ठीक है, तो जेडीसी अकेले भी चाहे तो उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। और 1 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई टेंडर है, फिर उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिकमेंडेशन जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, बाकी सिंपल सी बातें हैं। अब ये देखो, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब देखो जेडीसी कहेंगे भाई मैं अकेले काम नहीं कर सकता, मुझे एक टीम चाहिए, ठीक है, जो मेरे साथ काम करे। तो फिर यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है कि जेडीसी को असिस्ट करेंगे ये सारे डायरेक्टर्स। तो कौन से डायरेक्टर्स, एक तो इंजीनियरिंग डायरेक्टर, ठीक है, जो चीफ इंजीनियर के रैंक से कम नहीं होने चाहिए। और टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर, जो भी चीफ टाउन प्लानर के रैंक से कम नहीं होने चाहिए। डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वो भी सीएओ की रैंक से कम नहीं होने चाहिए, चीफ अकाउंट ऑफिसर। और डायरेक्टर ऑफ लॉ, जो भी क्या हो, एक या तो उनका जो रैंक है वो डिस्ट्रिक्ट जज की रैंक से कम नहीं होने चाहिए, या फिर वो ज्वाइंट लीगल रिमेम्बरेंसर होने चाहिए। ठीक है, याद रखना, अगर इतना भी पढ़ के चले जाओगे ना, ये वन शॉट रिवीजन, ट्रस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जेडीए का सेक्रेटरी भी। ठीक है, अब जो हमने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पढ़ी, उसके जो सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जा रहा है, उसको कौन अपॉइंट करिए, सेक्रेटरी। देखो हमने जेडीए का जो सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 3 और 4, अब हम पढ़ रहे हैं जो अदर ऑफिसर्स अपॉइंट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने कौन क्या पढ़ा, सेक्शन 8 पढ़ा, उसमें हमने जेडीसी पढ़ा। अब हम जेडीए के सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो सेक्रेटरी कैसा काम करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड अदर कमेटी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सेक्रेटरी जेडीए का, लेकिन वो साथ के साथ और किसके सेक्रेटरी बन गए, एग्जीक्यूटिव कमेटी और अदर कमेटी के। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग्स। ठीक है, वो ये सब मीटिंग्स के बारे में जो भी चीजें उसको रिकॉर्ड करेंगे सेक्रेटरी साहब। उसके बाद मेंटेन करेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड और ये जो माइन्यूट बुक होती है। ठीक है, कुछ लोग इसको मिनट बुक भी पढ़ते हैं, माइन्यूट बुक भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो। फिर और भी परफॉर्म करेंगे वो ड्यूटीज जो अथॉरिटी ने और जो जेडीसी ने उनको डेलीगेट कर दी है। तो याद रखना, जो जेडीए के सेक्रेटरी हैं, जिनको हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी सेक्रेटरी माना है, वो सारे काम कर रहे हैं। और उनको डेलीगेट कौन कर रहे हैं पावर, अथॉरिटी भी है, जेडीसी भी। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर और सेक्रेटरीज को भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मे अपॉइंट कर सकती है, एडिशनल कमिश्नर्स को भी और एडिशनल सेक्रेटरीज को भी, क्योंकि सेक्रेटरी की बात की गई और जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर की बात की गई। अब उसके एडिशनल कमिश्नर और इनके एडिशनल सेक्रेटरी जो कि जेडीसी को असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो दे परफॉर्म ड्यूटी असाइंड बाय जेडीसी। ठीक है, और ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए ना अंडर सेक्शन 8, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी। एक बात याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा कि जो सेक्शन 8 में जिन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, तो वो ऑफिसर्स जो होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो हम ये मानेंगे कि वो अथॉरिटी के ही ऑफिसर्स हैं। जैसे कि हमने जेडीसी को अपॉइंट किया, ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट जो कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब उनको हम कौन सा ऑफिसर माने, तो हम मानेंगे कि वो कौन है, वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनके ऑफिसर्स हैं। ठीक है, और उनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, जो सर्विस कंडीशंस है, उनको स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि ये सब छोड़ के जाने वाले हैं। अब सुनिए, नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है सेक्शन 9, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ। सिंपल सी बात है, अभी ये
अब स्टाफ की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो स्टाफ की बात यहाँ पे सेक्शन 9 में की गई है। देखो अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है पावर टू क्रिएट सेपरेट कॉमन सर्विस फॉर द अथॉरिटी, जो अब क्या हुआ है 2025 में अमेंडमेंट एक्ट आने से ये क्या हो गया है, ये इसका सब्सिट्यूट हो गया। पहले ये वर्ड था, उसके बाद अब जो सब्सिट्यूट होके ये हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो चाहे तो क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है सेपरेट कॉमन सर्विस अथॉरिटी के लिए। तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अब आ जाइए नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज। अब यहाँ पे बात की गई है कि अगर अथॉरिटी चाहे, ठीक है, तो जो जेडीए चाहे तो वो और कमिटीज को क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। अब ये यहाँ पर कौन क्रिएट कर रही है ये कमिटीज, तो यहाँ पर अथॉरिटी क्रिएट कर रही है। जबकि हमने जेडीए जो था वो कौन क्रिएट कर रही थी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, लेकिन अभी एडिशनल कमिटीज की बात की गई है, तो अथॉरिटी चाहे तो इनको क्रिएट कर सकती है किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए या फंक्शन के लिए। कमिटीज के अंदर हो सकते हैं कुछ हो सकता है कि कमेटी जो बन रही है उसमें खाली अथॉरिटी के मेंबर्स हो, ऐसे भी तो हो सकता है जो जेडीए है। अब जेडीए के अंदर तो बहुत सारे मेंबर्स है, तो जेडीए ने कहा हम एक अलग कमेटी बना रहे हैं, इसमें से हम ये 2-4 बंदों को रखेंगे, वो भी पॉसिबल है। और हो सकता है कि अथॉरिटी के मेंबर भी हो, साथ के साथ कोई और मेंबर भी हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये अथॉरिटी खुद कर रही है, तो इसलिए अथॉरिटी के पास पावर है। रूल्स जो होंगे रिगार्डिंग मीटिंग एंड प्रोसीजर, अब यहाँ पे कौन डिसाइड, कैसे डिसाइड होंगे, रेगुलेशंस द्वारा डिसाइड होंगे। रेगुलेशंस कौन बनाता है, जेडीए बनाती है। उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो रिसीव करेंगे अलाउंसेस और अटेंडिंग मीटिंग्स फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स एंड कमिटी वर्क, उनको पैसा भी मिलेगा बेसिकली मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं तो। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। ये बात कर रहा है कि अब जो अथॉरिटी है, ठीक है, जेडीए है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और जो अभी हमने बताया वो कमेटीज है, फंक्शनल बोर्ड्स हैं, ठीक है। अब इनकी प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, ये कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो अब इसको हम ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, तो इनकी प्रोसीडिंग को ऑथेंटिकेट किया जाएगा जब चेयरमैन या फिर चेयरमैन ने किसी को ऑथराइज कर दिया है, तो या फिर कोई और ऑथराइज मेंबर है, चेयरमैन या कोई और ऑथराइज मेंबर है, तो वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, प्रोसीडिंग्स पर, तो वो हमारी हो जाएगी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और जो भी ऑर्डर्स होंगे और अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है अथॉरिटी के, उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया जा सकता है, उसको ऑथेंटिकेट करेंगे जेडीसी खुद या फिर कोई ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम। याद रखना, प्रोसीडिंग कौन प्रोसीडिंग को कौन ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो प्रोसीडिंग को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि जो भी चेयरमैन है, जैसे अथॉरिटी है तो अथॉरिटी के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव है तो कमेटी है तो उसके चेयरमैन, तो जो भी कमेटी है उसके चेयरमैन जो होंगे वो प्रोसीडिंग को ऑथेंटिकेट करेंगे, और जो ऑर्डर्स होंगे अथॉरिटी के उसको ऑथेंटिकेट जेडीसी करेंगे या फिर कोई भी ऑफिसर करेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, कोई भी डिसीजन और कोई भी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है जेडी का, वो इसलिए हम बोलेंगे कि वो लीगल नो डिसीजन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकम लीगली वैलिड अनलेस इट प्रॉपर्ली साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। सिंपल सी बात की गई है कि कोई भी जेडीए का आदेश जो है जब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि इस पे ये जो अधिकारी है उसके इनके हस्ताक्षर ना हो जाए, मतलब ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 12, ये सिंपल सी बात करता है प्रोविजन फॉर इनवाइटिंग गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी ऑफिसर्स फॉर एडवाइस। जो अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर है, फंक्शनल बोर्ड है, ये सब क्या कर सकते हैं, ये इनवाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी, लोकल अथॉरिटी ऑफिसर्स को भी, किसी भी एक्सपर्ट पर्सन को कि आप आइए हमारी मीटिंग को अटेंड कीजिए और हमें थोड़ी सी एडवाइस दीजिए, क्योंकि हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, तो ये भी कर सकते हैं। इसका सेक्शन क्या है, 12, ठीक है, 1, 2, 12, मुझे आपकी क्या है, मतलब यहाँ पर वो बोले कि हमें आपकी जरूरत है, ठीक है। तो 1-2 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, तो ऐसे याद रखना 1-2 लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं, आपको याद रहेगा सेक्शन 12। लेकिन सच इनवाइटेड पर्सन, अब वो पर्सन बेसिकली मीटिंग में आ गए हैं, तो क्या वो वोट देंगे, अगर कोई भी डिसीजन होना है तो नहीं, वोट नहीं दे सकते, खाली डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि जो एक्सपर्ट एंड ऑफिसर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं जेडीए की इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन फाइनल जो वोटिंग पावर उनके पास नहीं होती है। अब आ जाइए सेक्शन 13, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जयपुर डेवलपमेंट जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। हमने जेडीए पढ़ा, हमने जेडीसी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, उसके बाद अदर कमिटीज भी हो सकती है, अब हम पढ़ने वाले हैं, और हमने पढ़ा था कि कोई और फंक्शनल बोर्ड बनाना चाहे तो वही बना सकते हैं, सेक्शन 13। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फंक्शनल बोर्ड की, फंक्शनल बोर्ड बन रहे हैं, और उन्हीं फंक्शनल बोर्ड का जो हमने एक जो फंक्शनल बोर्ड है वो यही है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एज सुन एज पॉसिबल ऑफ द अथॉरिटी, जैसे ही जेडीए स्टैब्लिश हो गया अंडर सेक्शन 3 का 1, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर देगी कि फंक्शन, अब स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी,
ऑर्डर देकर क्या करेगी, फंक्शनल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कराएगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। ये सिंपल सी बात है, इतनी से याद रखना है। इसके कौन कौन से मेंबर है, ये चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं और जेडीसी हैं जो उनके चेयरमैन, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है, वो जो चेयरमैन है। तो ये सारे इसमें बोर्ड जो है बोर्ड कंपोज कर रहा है। तो यह सब आप क्या है इसको पढ़ लेना। लेकिन एक बात याद रखना, 2 मेंबर चाहे तो चेयरमैन जो है अथॉरिटी के वो नॉमिनेट कर सकते हैं, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दो जो चेयरमैन है, जो 2 पर्सन है, उनको कौन है, चेयरमैन जो है अथॉरिटी के वो नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन की बात हुई है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में कितने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही थी, 7 मेंबर तक, ठीक है। इस तरीके से याद करते हुए चलो। उसके बाद है हमारा पावर और ड्यूटीज क्या है। अभी जो बोर्ड बना है, ठीक है, ये जो बोर्ड है वो कौन सी पावर है उसके पास। तो देखो ये बोर्ड क्या था, एक फंक्शनल बोर्ड था, जिस बोर्ड का नाम क्या था, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। अब ये क्या कर रहा है, ये मास्टर प्लान बना सकता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर कर सकता है जयपुर रीजन के लिए, मॉडर्नाइज कर सकता है कि कैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को जो है ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और पॉलिसी फ्रेम कर सकता है कि जो लाइसेंस कैसे इशू किए जाए, ठीक है, लाइसेंस ट्रैफिक, और डिसाइड कर सकता है वन वे ट्रैफिक, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं व्हीकल्स पर, इशू कर सकते हैं गाइडलाइंस फॉर सिग्नल्स, परमिशन को ग्रांट कर सकते हैं फॉर रोड कटिंग विद कंडीशंस, ठीक है। ये कौन कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड आपको बस मेन ये याद रखना है, एज सुन एज, ये रहा, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अथॉरिटीज एस्टैब्लिश। जैसे अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो गई ना जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये काम भी कर देना है। फिर उसके बाद आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन 14 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ अदर फंक्शनल बोर्ड। इन सबकी क्या पावर है, कौन, तो इन सबकी क्या पावर है, सिंपल सी बात है, ये जो एडवाइस लेंगे अथॉरिटी की। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, ऑफिशियल गैजेट में ये सारे फंक्शनल बोर्ड को भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। तो देखो जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को तो कॉन्स्टिट्यूट करना ही करना है, जैसे ही अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, एज सुन एज पॉसिबल, है ना, ऐसे लिखा है ना यहाँ पर, तो वो तो होना है एज सुन एज, मे बी आफ्टर द अथॉरिटी एस्टैब्लिश। लेकिन साथ के साथ गवर्नमेंट चाहे, साथ के साथ क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अथॉरिटी की एडवाइस लेके ये वाले फंक्शनल बोर्ड जो है इनको भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो कौन से फंक्शनल बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोर्ड, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोर्ड, और हाउसिंग अर्बन एंड हाउसिंग अर्बन रिन्यूअल एंड इकोलॉजी बोर्ड एंड अदर फंक्शनल बोर्ड, ठीक है। इसको भी अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी की एडवाइस पर क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको याद रखना, मैंने कैसे याद करवाया था आपको, TWH, ठीक है, TWH, ठीक है, याद रखना। टी से एक वर्ड याद रखना ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है, डब्ल्यू से, हाँ, टी से याद रखना ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू से याद रखना वाटर, और एच से याद रखना हाउसिंग। फिर फंक्शनल बोर्ड का कंपोजिशन कैसे हो रहा है, एक तो उसके अंदर चेयरमैन होंगे एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 5, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसके अंदर कितने मेंबर, जो अदर फंक्शनल बोर्ड है, अब इसमें थोड़ा ना कि उसमें भी आप भर भर के मेंबर्स को डाल रहे हो, नहीं, एक चेयरमैन बना दो और 5 से ज्यादा उसके अंदर और अदर मेंबर्स नहीं होने चाहिए, और जिसमें से 2 को तो एटलीस्ट उसका स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर आपने जयपुर डेवलपमेंट, अगर आप जयपुर की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और आप कुछ पार्क वगैरह बना रहे हैं, तो फिर उससे रिलेटेड जो आपके एक्सपर्ट हैं वो 2 उस फंक्शनल बोर्ड के अंदर 2 एटलीस्ट वो मेंबर होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की पावर की बात की गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो वो टर्मिनेट कर सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और एनी अदर मेंबर, और रिकॉन्स्टिट्यूट फंक्शनल बोर्ड। अब ये जो फंक्शनल बोर्ड बनाया गया है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आपने क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो चेयरमैन है और ये जो मेंबर्स वगैरह फंक्शनल बोर्ड के इनको हटाओ, तो ऐसा क्या कर सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ये पावर है। और ये जो फंक्शनल बोर्ड होते हैं इनकी क्या पावर होती है, ये प्लान करते हैं, वही प्रोजेक्ट एंड स्कीम होते हैं, ठीक है, उसको प्लान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, एडवाइस करते हैं अथॉरिटी को, एग्जीक्यूटिव कमेटी को और जेडीसी को, ये एडवाइस करते हैं, क्योंकि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको कौन हेल्प कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और एग्जीक्यूटिव कमेटी को कौन हेल्प कर रहे हैं, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। इस तरीके से काम चल रहा है, मतलब बेसिकली डायरेक्ट नहीं, बट मतलब अथॉरिटी को तो डायरेक्ट ही ये असिस्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, बाकी हमने जेडीसी में पढ़ा था, ये भी होते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम्स
इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम असाइन टू इट, तो ये काम भी कौन करते हैं, ठीक है, ये काम भी हमारा फंक्शनल बोर्ड का है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे। देखो रैपिड रिवीजन है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और इतना भी पढ़ लिया ना तो भी आपका बहुत पार्ट कवर हो जाएगा। बाकी आपको डेप्थ में पढ़ना है तो पूरी सीरीज मैंने अपलोड की है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिर है अब मीटिंग की, फंक्शनल बोर्ड की मीटिंग, तो देखो ऑल जो ये जो फंक्शनल बोर्ड की मीटिंग है, जो हमने अभी फंक्शनल बोर्ड पढ़े, तो वो प्लेस और टाइम जो चेयरमैन डिसाइड कर देगा वैसे होंगे। रेगुलेशंस जो मतलब इनके जो बिजनेस कैसे कंडक्ट कैसे होगा, जैसे रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया है वही। अलाउंसेस कैसे मिलेंगे फंक्शनल बोर्ड के मेंबर्स को, तो जो फंक्शनल बोर्ड के मेंबर्स हैं जो मीटिंग वगैरह अटेंड करेंगे तो उनको जो अलाउंसेस हैं ऐसे मिलेंगे जैसे बोर्ड प्रिस्क्राइब कर देगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय, यहाँ पे वो नहीं लिखा, रेगुलेशंस नहीं लिखा। उसके बाद आ जाइए, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 16। सेक्शन 16 किस बारे में बात करते हैं, अभी जो अथॉरिटी है उसके फंक्शन, कौन सी अथॉरिटी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हमने कहाँ पर जिसको हमने कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, सेक्शन 3 में। कहाँ पर हमने उस पढ़ा के कितने मेंबर होंगे उसमें, 4 में, और उसके फंक्शंस कहाँ है, 16 में। तो इसका एक ग्रुप बना लो, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 16। अब बताइए अथॉरिटी का काम क्या है। देखो मेन अथॉरिटी का काम क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना जयपुर रीजन की, ठीक है। बाकी अगर आप देखो तो ये अथॉरिटी के बहुत सारे काम है, इसको एक एक पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। इसके अंदर कितने हैं, ए से लेकर एस तक हैं जो फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है एम, क्योंकि एम के अंदर बात की गई है, किया जाएगा मास्टर प्लान, ठीक है। क्या प्रिपेयर किया जाएगा, मास्टर प्लान, तो आप उसको याद रखना। बाकी सिंपल सी बात है जो लिखी है ये मैंने आपको पहले बता दी है। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन पे, इसका जो सेक्शन 16 है, ठीक है। अब आ जाइए 17 इंपॉर्टेंट है। नो अदर अथॉरिटी और पर्सन टू अंडरटेक सर्टेन डेवलपमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। अब हमने सिंपल सी अभी जो भी हमारा सिंपल सा पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। कोई इतना टेक्निकलिटी नहीं थी। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझना है। देखिए अभी बात कर रहा है कि कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, या कोई भी पर्सन कोई भी डेवलपमेंट नहीं करेगा जब तक कि जेडीए की, यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है नो अदर अथॉरिटी, तो जेडीए की बात नहीं है, यहाँ पे बात की गई कि जेडीए के अलावा कोई अदर अथॉरिटी है डेवलपमेंट करना चाहती है, ठीक है, या कोई पर्सन है जो डेवलपमेंट करना चाहता है तो बिना अथॉरिटी के परमिशन के नहीं कर सकता, खतरा का खतरा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है ना। तो नो अथॉरिटी पर्सन शैल अंडरटेक एनी डेवलपमेंट इन जयपुर रीजन विदाउट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं जयपुर रीजन में, तो आपको जेडीए की क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ सच डेवलपमेंट इज ऑफ द टाइप स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी एंड इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर रीजन। जैसे कि क्या हुआ कि जेडीए ने बोला कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में क्या करेंगे, पार्क बनाएंगे और बच्चों के जो है झूले वगैरह वो सब हम बिल्ड करेंगे, और जिम मशीन्स वगैरह जो भी है वो लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके की क्या थी, डेवलपमेंट थी, और इसको अथॉरिटी ने स्पेसिफाई कर दिया था। अब वहां पर एक पर्सन है, वो क्या चाहता है कि वो कुछ ना इंस्टॉल करना चाहता है अपने घर के अंदर, कुछ भी ऐसी चीज जो इसको बेसिकली क्या एडवर्सली अफेक्ट करेगी। मतलब कुछ बच्चों के मतलब बच्चों के लिए वो सूट नहीं, बच्चों को सूट नहीं करेगी, बेसिकली कुछ भी चीज आप लगा लो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवर्सली अफेक्ट हो रही है उस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर रीजन। तो ऐसे केस में क्या है, तो अगर आप कुछ इस तरीके से तो आपको क्या है क्या करनी होगी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी प्रायर परमिशन लेनी होगी। सिंपल सी बात, परमिशन लोगे तो कैसे लोगे परमिशन, आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। जो पर्सन है, जो अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, रिटर्न में अप्लाई करेगी अथॉरिटी को, ठीक है। और वो जो एप्लीकेशन है, या तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर लोकल अथॉरिटी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं अथॉरिटी के सामने कि हमें परमिशन चाहिए, हमें परमिशन दो, हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब डिसीजन ऑफ अथॉरिटी को 60 दिन के अंदर अंदर क्या है, या तो उस पर डिसीजन देना है, या तो वो परमिशन ग्रांट कर देगी, या फिर रिजेक्ट कर देगी, या कुछ कंडीशन लगा के परमिशन दे देगी, ऐसा कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ, परमिशन लगाई किसी पर्सन ने कि मुझे ये डेवलपमेंट करनी है, उसको परमिशन नहीं मिली। अब 60 परमिशन नहीं मिली, ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ परमिशन लगाई और 60 दिन हो गए, कुछ डिसीजन नहीं आया उस पे, ठीक है। अब डिसीजन नहीं आया तो अब एप्लीकेंट क्या करेगा, एप्लीकेंट फिर उसको दोबारा से याद दिलाएगा कि अथॉरिटी सुनो, मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, आपको 60 दिन हो गए हैं, अरे कुछ बताओ तो सही कि आप ग्रांट कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ मुझे ये परमिशन।
ठीक है, तो 60 दिन के बाद उसने फिर से उनको इन्फॉर्म किया। अब अगर 30 दिन के अंदर अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो माना जाएगा कि परमिशन ग्रांटेड, डीम्ड ग्रांटेड। तो 60 दिन और 30 दिन आपको याद रखना है, ठीक है। और वो भी कहां पर हमने पढ़ा 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट, सब सेक्शन 3 में, ठीक है। 17 का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, खुद पर भी। पहले तो जेडीए ने क्या बोला कि 17 का खतरा आप पर है अगर आपने अप्लाई नहीं किया, फिर 17 का खतरा सबसेक्शन 3 में खुद पर आ गया, ठीक है, जेडीए के ऊपर, कि जब आपने अलाउ ही नहीं किया, 60 दिन हो गए, 30 दिन निकल गए, ऐसा माना जाएगा परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ठीक है, ये वाला एक सिंपल सी बात याद रखना, डीम्ड परमिशन डज नॉट अलाउ वायलेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स। अगर डीम्ड, अगर परमिशन ग्रांट हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ आप इलीगल काम कर दोगे, मतलब जो इस एक्ट के अगेंस्ट में चला जाए, ऐसा नहीं। अब देखो क्या हुआ, अब अपील का प्रोविजन भी दिया गया है इसमें। ये कह रहा है कि अगर कुछ भी डिसीजन आया अथॉरिटी का, आपने परमिशन मांगी थी, परमिशन नहीं दी, या फिर परमिशन दी तो कुछ कंडीशंस लगा के दी, अब आप तो एग्रीव्ड हो गए ना, अब आप अपील फाइल करना चाहते हैं जेडीए के ऑर्डर के खिलाफ, आप कहाँ जाएंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ठीक है। और कितने दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। अब उसके बाद आप कोई फर्दर अपील नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना सीपीसी में, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, यहाँ ऐसा नहीं है। जेडीए का ऑर्डर, जेडीए के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो बात कह दी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बात कह दी फिर वो फाइनल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ जो अपीलेंट जो है जो अपीलेंट अथॉरिटी है वो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल जो है जो पहले हमने पढ़ा इसका प्रोविजन, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा था, लेकिन वो बोल रहा है कि जो अपीलेंट है, जो यहाँ पर अथॉरिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, फिर अपीलेंट क्या करे, तो डिसीजन शैल बी टेकन आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो डिसीजन तभी होगा कि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट कर लिया जाए, सिंपल सी बात। पावर ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ वायलेशन, अगर कोई डेवलपमेंट अगर कर भी दी, ठीक है, ऐसा हुआ कि परमिशन रिजेक्ट कर दी थी जेडीए ने और फिर भी आपने क्या डेवलपमेंट कर ली, तो ये कैसे हुआ, ये तो वायलेशन हो गया। तो अब अथॉरिटी की चाहे तो डिमोलिश भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है उसको, या फिर रिकवर भी कर लेगी कॉस्ट फ्रॉम द कंसर्न पर्सन अथॉरिटी, ठीक है। जब मना किया था 3 फ्लोर आपको नहीं बनाने हैं, आपने 4 बना दिए, ठीक है, हमने तो 3 के लिए मना किया था, तो फिर यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई, अब क्या करेगी अथॉरिटी, तो अथॉरिटी तो डिमोलिश भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है, और वो सारा खर्चा आएगा उसको रिकवर भी करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, 18 सिंपल सी बात कर रहा है कि अथॉरिटी के पास पावर है, वो क्या कर सकती है, वो लोकल अथॉरिटी को क्या दे सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है। ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली यहाँ पे वो अपना काम करवा रही है अथॉरिटी, उसने क्या किया, अथॉरिटी ने डायरेक्शन दे दी लोकल अथॉरिटी को या किसी और अथॉरिटी को या किसी और पर्सन को कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना है, या फिर ये जो स्कीम है जिसको सेक्शन 16 के अंदर फाइनेंस किया है इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और जिस भी अथॉरिटी और जिस भी पर्सन को ये काम करने के लिए बोला गया है उसको ये काम करना पड़ेगा 18 में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर वो जो पर्सन है या जो अथॉरिटी है जिसको डायरेक्शन दी अथॉरिटी ने कि चलो तुम इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है आपको, तो आप ये काम करो, तो वो अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी है, जो पर्सन है, अब वो इस ऑर्डर के खिलाफ कहाँ जाए, उसको कहाँ अपील फाइल करनी होगी, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील लगानी होगी। हो सकता है ना वो कहेगा मैं क्यों करूँ ये काम, मेरा तो है ही नहीं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर डिसीजन देगी। अब स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ना कि लोकल अथॉरिटी आपको ये काम करना पड़ेगा, जेडीए ने बोला, तो फिर वो करना पड़ेगा क्योंकि वो फाइनल है। Power of supervision, authority shall exercise its power of supervision to ensure that every project or scheme is executed in the interest of ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन। बेसिकली अथॉरिटी क्या करेगी, अथॉरिटी के पास पावर है कि वो ये इंश्योर करे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है जयपुर रीजन का, ये जो उसके इंटरेस्ट में ओवरऑल डेवलपमेंट जो हो रहा है जयपुर रीजन का, ये उसके इंटरेस्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये भी उसकी पावर है कि वो इसका सबको सुपरवाइज करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, पावर ऑफ अथॉरिटी टू रिक्वायर लोकल अथॉरिटी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्टेन केसेस। अब जब अथॉरिटी ने बोला, जेडीए ने कि डायरेक्शंस दी कि आप ये काम करो, लोकल अथॉरिटी ने कहा मैं तो नहीं कर रहा ये वाला काम। अब चाहे तो लोकल अथॉरिटी की जगह फिर खुद से भी जो जेडीए वो काम कर सकती है, बेसिकली सेक्शन 19 में यही बात की गई है, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, टेक ओवर कर, और फिर उसका टेक ओवर कर लेगी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल अथॉरिटी के पास थी,
ठीक है, जैसे वेयर एनी अमेनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी इट में इधर itself maintains such amenities to require the consent of authority or other authority within whose jurisdiction uh, the area lies to take over such responsibility. Authority may also require the local authority to provide such additional amenities which have not been provided it. ठीक है, एक सेकंड रुकना आप। स्टूडेंट्स एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, पावर ऑफ अथॉरिटी टू रिक्वायर लोकल अथॉरिटी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर एक्चुअली ये बात नहीं की गई है कि लोकल अथॉरिटी अगर काम नहीं कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट वो जेडीए खुद काम कर लेगी, ये बात लिखी गई है सेक्शन 20 में, अभी हम आएंगे तब। ठीक है, सेक्शन 19 में तो बेसिकली ये बात लिखी गई है कि अगर कोई अमेनिटीज वगैरह प्रोवाइड करनी है तो कुछ मामलों में फिर क्या है, वो उसको जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कि आप ये काम कर लो। ठीक है, जो डेवलपमेंट एरिया में अमेनिटीज वगैरह प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट विद कंसर्न अथॉरिटी डिसाइड अदर अमेनिटीज। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर कहीं पे अमेनिटी प्रोवाइड करनी है तो क्या हो सकता है कि जो जो अथॉरिटी है, ठीक है, जहां पर ये आपको प्रोवाइड करना है बेसिकली, ठीक है, जहां प्राधिकरण द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है वहां स्वयं उनका रखरखाव कर सकता है या संबंधित क्षेत्र अधिकार वाले स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी सौंप सकता है। ठीक है, कि आप मेरी जगह काम कर दो। amenities the authority may also require the local authority or other authority to provide such additional amenities which have not been provided by it। ठीक है, जैसे जेडी है उसको कुछ amenities प्रोवाइड करानी है। ठीक है, amenities मतलब जो एडिशनल बेसिक आपकी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट एरिया में प्रोवाइड करानी है तो लोकल अथॉरिटी को बोला कि आप ये काम करो, लेकिन कुछ ऐसी amenities हैं जो जेडी को प्रोवाइड नहीं करानी थी लेकिन वो बोल रहे हैं कि लोकल अथॉरिटी आप प्रोवाइड करा दो, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उनके बीच में, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है, वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो काम कैसे हो, तो फिर वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और कंसल्ट करेगी अथॉरिटी के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर, इसके ये इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रही थी बेसिकली। ये कहता है कि अथॉरिटी जब भी सेटिस्फाई हो जाएगी, जो सेक्शन 18 के तहत हमने उसको डायरेक्शन दी थी कि आप इस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करो, इंप्लीमेंट करो, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करो बेसिकली, और वो क्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है, अनेबल है टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट, तो अथॉरिटी क्या करेगी, विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट और स्कीम। बेसिकली वैसे जेडी के पास बहुत काम है, ठीक है, वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट और स्कीम को बना सकती है, एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको लोकल अथॉरिटी की जरूरत थी, लोकल अथॉरिटी को उसने बोला, डायरेक्शन दी, लोकल अथॉरिटी ने उसकी बात नहीं मानी, सेक्शन 20 में उसने क्या करा, खुद ही स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेके खुद ही इसको एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूशन ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अथॉरिटी और अथॉरिटी और कैसे कर सकती है, authority may also undertake works in Jaipur region as per master development plan, zonal plan or any scheme as directed by state government। और अगर जब स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको ये काम करना है तो फिर तो वो काम स्टेट उसको जेडीए को करना ही करना है, तो बेसिकली सिंपल सी बात है। पावर अब जो एग्जीक्यूट कर रही है वो ये सारी पावर, तो उस अथॉरिटी के पास वो सारी पावर होंगी जो लोकल अथॉरिटी के पास थी, क्योंकि बेसिकली वो उसने काम दिया था लोकल अथॉरिटी को कि आपको काम करना है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी ने वो काम नहीं किया, अब जेडीए खुद काम कर रही है, तो जब रेडी वो काम कर रही है लोकल अथॉरिटी वाला, तो पावर उसके पास कैसी होगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वही जो लोकल अथॉरिटी के पास होनी चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद है पावर टू कंडक्ट सर्वे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, द अथॉरिटी में कंडक्ट सर्वे। ठीक है, अब जब अथॉरिटी क्या कर रही है, ये वर्क को एग्जीक्यूट कर रही है, तो सर्वे वगैरह भी तो कंडक्ट होंगे ना, तो इस काम के लिए अथॉरिटी क्या है, सर्वेज भी कर सकती है, और सर्वे करने के लिए वो क्या क्या कर सकती है, तो लैंड पर एंटर भी कर सकती है, ठीक है, और खुदाई का काम भी कर सकते हैं, बेसिकली डिग, ठीक है, बाउंड्रीज वगैरह भी मार्क कर सकते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना ही पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा सच है नहीं। उसके बाद है सेक्शन 21 में सिंपल सी बात बोली है, अथॉरिटी क्या करेगी, एक तो सर्वे करेगी, सिविक सर्वे करेगी, ठीक है, और साथ के साथ मास्टर डेवलपमेंट प्लान जयपुर रीजन के लिए प्रिपेयर करेगी, साथ के साथ मास्टर डेवलपमेंट प्लान ये याद रखना, लॉन्ग मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ईयर 1991 और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ईयर 2001, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, ये कुछ मास्टर प्लान जो है उसके की प्रोविजंस है, पब्लिक यूटिलिटीज हो गया, एनवायरमेंटल
कंजर्वेशन हो गया, हेरिटेज प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कमर्शियल डेवलपमेंट, स्पोर्ट फैसिलिटीज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज। बेसिकली अगर मैं बात बताऊं सेक्शन 21 में कहाँ तक दिया गया है, तो इसके अंदर दिया गया है 21 तक है ये, ठीक है। कहाँ तक है, 1 से लेकर 21 तक। सारा भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ, रैपिड रिवीजन है। तो बस इतना समझ लो कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान होगा, ठीक है, और उसका मीडियम पर्सपेक्टिव और ये, ठीक है। ये याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो कि हमारा 1991 है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ईयर है जो कि हमारा 2001 एडी है, एडी दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद है जोनल डिवीजन। फिर मास्टर प्लान जो है, वो मास्टर प्लान के तहत क्या कर सकते हो आप, जयपुर रीजन को डिवाइड कर सकते हो जोन्स में, ठीक है, और फिर स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस लैंड का यूज कैसे किया जाएगा, डेवलपमेंट मेथड ये सब बता सकते हो। इट सब, और इसको हम, इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, जोनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो ये मास्टर प्लान चाहे तो ये सब चीज में ये सब चीजें भी हो सकती है, और अथॉरिटी चाहे तो ऑल्टर कर सकती है जोन एरियाज इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो हम जोन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अथॉरिटीज को ऑल्टर कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो। आ जाइए हमारा नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। क्या किस बारे में बात करता है ये, सेक्शन 22 जोनल डेवलपमेंट प्लान की बात की गई है। बेसिकली साइमल्टेनियसली जैसे मास्टर डेवलपमेंट प्लान हो बनता है, एज सुन एज पॉसिबल देयर आफ्टर द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर अ जोनल डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच जोन ऑफ द जयपुर रीजन, ठीक है। तो या तो मास्टर डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ इसको तुरंत बाद क्या करेगी अथॉरिटी, क्या करेगी ये जोनल डेवलपमेंट प्लान को भी बनाएगी। फिर उसके कुछ कंटेंट्स क्या होंगे जोनल डेवलपमेंट प्लान के, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रोविजन वही होंगे जोनल जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जैसे सेक्शन 21 के वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया था, ठीक है, रीडेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, ये सब बारी बात, ये सारी बातें थी, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल सी बात है। आगे आ जाइए, हमारा नेक्स्ट क्या बात करता है, सेक्शन 23 प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन सेक्शन ऑफ प्लान। अब क्या होगा, जब भी अब ये जो प्लान बन रहा है, तो योजनाओं की जो तैयारी है या स्वीकृति है, उसके पूरा प्रोसीजर बताया जा रहा है। अभी हमने बोला मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनेगा, जोनल डेवलपमेंट प्लान बनेगा, अब उनका प्रोसीजर क्या है, तो देखो किसी भी प्लान को फाइनलाइज करने से पहले अथॉरिटी एक ड्राफ्ट, जो प्लान है उसका ड्राफ्ट बनाएगी, ठीक है। कोई भी प्लान को फाइनल करने से पहले, ठीक है, अथॉरिटी क्या करेगी, उसका प्लान ड्राफ्ट करेगी, ठीक है। प्लान ड्राफ्ट करने के बाद क्या होगा, उसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। पब्लिश क्यों कर रहे हैं हम पब्लिश इसलिए कर रहे हैं कि देखो आप, हम ये प्लान बना रहे हैं, आप इसका इंस्पेक्शन कीजिए, ठीक है, इंस्पेक्शन कीजिए, और जो भी आपके ऑब्जेक्शंस है इससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस है इससे रिलेटेड वो बताइए, कुछ भी सजेशंस है तो वो भी दीजिए। बेसिकली जब हम कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं ना, तो उस डेवलपमेंट के लिए जो हमने प्लान बनाया होता है उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता है। हम उसको, उसका जो ड्राफ्ट होता है उसको पब्लिक के सामने लेकर आते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप इसको इंस्पेक्ट करो, आपकी जो भी ऑब्जेक्शंस हमें बताओ, आपकी जो भी सजेशंस है हमें बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, अपॉर्चुनिटी टू लोकल अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है जेडीए क्या करती है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देती है लोकल अथॉरिटी को, कि अगर आप चाहें तो आप प्लान के रिगार्डिंग कुछ कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है आप दे सकते हैं, मतलब अपनी राय दे सकते हैं, कि लोकल अथॉरिटी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर होता है फाइनल सैंक्शन। अब जैसे ऑब्जेक्शंस वगैरह आ गए, सजेशंस हो गए, लोकल अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब अथॉरिटी फाइनली क्या करेगी, इस प्लान का सैंक्शन करेगी, मतलब इसको स्वीकृति देगी, अंतिम स्वीकृति अब होगी। अब रेगुलेशंस में प्रिस्क्राइब द फॉर्म। अब रेगुलेशंस मतलब क्या, जो जेडीए बना रही है, अब क्या होगा, रेगुलेशंस जो जेडीए रेगुलेशंस बताएगी, वो जेडीए बताएंगे कि फॉर्म क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, किस चीज के लिए, प्रिपरेशन और सैंक्शन ऑफ प्लान्स के। तो ये जो सारा प्रोसीजर है, इन सब के बारे में कौन बता रहा है, कौन कैसे डिसाइड हो रहा है, ये सब रेगुलेशंस हो रही है। एक्सेप्शन याद रखना, जो अब प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर द डेवलपमेंट इज कैरिड आउट ऑन द लैंड वेस्टेड इन द अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ से एमसीक्यू बनने वाला है। अभी एक बात याद रखना, ये जो भी हमारे ऑब्जेक्शन वाली बात है, सजेशन वाली बात है, ड्राफ्ट प्लान वाली बात है, ये वहां पर अप्लाई नहीं होगी जब जो लैंड है जिस पर डेवलपमेंट होने वाली है वो खुद अथॉरिटी की लैंड है। जब आप देखो, मेरी लैंड है, मैं उस पर डेवलपमेंट करना चाह रही हूँ, मैं जेडीए हूँ, मेरी ही लैंड है, मैं उस पर कुछ काम करना चाह रही हूँ, तब मैं किसी के ऑब्जेक्शन वगैरह क्यों इन्वाइट करूंगी। हाँ, कोई और लैंड है उसको एक्वायर किया जा रहा है जयपुर डेवलपमेंट के लिए, किसी और पर्सन की, जो वहाँ के नॉर्मल जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो है, आप लैंड को एक्वायर कर रहे हैं, तब आप उनके ऑब्जेक्शंस इनवाइट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन वाले पॉइंट याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट पर, सेक्शन 24 डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लान। अब हम कब बोले कि योजना क्या जो है ये इस दिन से क्या है प्रभावी होगी, बताइए।
करेक्ट 1 घंटा हो गया है मुझे कंटिन्यूअस बोलते हुए। आई हैव अ सिप ऑफ वाटर। एक्चुअली स्टूडेंट्स थे कुछ जिन्होंने मुझे बोला था मैम आप इसका ना एक बार रैपिड रिवीजन करा दीजिए, क्योंकि अब पढ़ तो लिए ही हैं सारे, मतलब लेक्चर सीरीज तो ले लिए हैं हमने, बट एक बार रैपिड रिवीजन। तो चलो ठीक है, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होगा, जिनको लगता है कि लोकल लॉज ने आपकी बहुत हेल्प की है, तो आपको मुझे जरूर इन्फॉर्म करना है, ठीक है? क्योंकि मैं एग्जाम तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली टाइम भी नहीं मिलता है इन सब चीजों के बाद। तो लेकिन जिनका भी सिलेक्शन होगा ना, आप मुझे जरूर बताना कि मैम, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, बताते हैं। मुझे आज एक बहुत अच्छा मैसेज आया था स्टूडेंट का कि मैम इन केस अगर मेरा हो जाता है सिलेक्शन, तो ये सारा जो भी चीजें आपकी वजह से हैं, क्योंकि लोकल लॉज को पढ़ने का मन नहीं करता था, और अब डेली पढ़ते हैं हम लोकल लॉज को, रात में बिल्कुल एकदम मगअप करके सो जाते हैं उसको। तो ये सब चीजें फिर होती है, तो लगता है कि चलो ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत करते हैं स्टूडेंट के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए कि ये जो अब हम कम बोलेंगे, जो ये प्लान है ये कब से ठीक है ऑपरेशन में आएगा। तो वो डेट तो देखो, इमीडिएटली आफ्टर प्लान इज सेंक्शन। अब प्लान क्या हो गया, सेंक्शन हो गया, स्वीकृति मिल गई है। अथॉरिटी क्या करेगी, इशू करेगी, एक नोटिस पब्लिश करेगी और बताएगी कि जो प्लान है अब वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है? और स्पेसिफाई करेगी वो जगह कि जहां पर आप उसको आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब क्योंकि देखो, जब हमने क्या किया, हमने प्लान जो है बनाया, हमने ऑब्जेक्शन वगैरह इनवाइट किए थे, फिर उन सब चीजों को सुना, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उस जो है जो हमारा प्लान था उसको सैंक्शन मिल गया था। अब उस जो सैंक्शन जो मतलब अप्रूव हो गया है प्लान, ठीक है? अब उसके उसको क्या होगा, जैसे ही वो प्लान सैंक्शन हो गया उसके तुरंत बाद अथॉरिटी क्या कर रही है, एक नोटिस पब्लिश कर रही है, जो ये बता रही है कि प्लान जो है हमारा अप्रूव हो गया है, ठीक है? और वो जगह बता देगी, अब आप इसको आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब बाद में भी इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है? अब जो प्लान है वो कब होगा, कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस। ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है? इस बार आएगा, ठीक है? फिर आप मेरे को थैंक यू बोलना, मैम थैंक यू, आपने बताया था ये क्वेश्चन आया, मतलब चांसेस आ सकता है। ऐसी सूचना के प्रथम प्रकाशन की तिथि से योजना प्रभावी हो जाएगी। प्लान शैल कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस। जिस दिन ये नोटिस पब्लिश हुआ है ना सबसे पहले, उसी दिन से ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा, उस दिन से ये प्लान ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है? आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान, क्या योजनाओं में बाद में संशोधन किया जा सकता है? तो देखो, माइनर मॉडिफिकेशन करने, अगर माइनर चेंजेस करने हैं तो अथॉरिटी ऐसा कर सकती है आफ्टर प्लान कम्स इनटू ऑपरेशन, ठीक है? जैसे ही प्लान ऑपरेशन में आया, उसके बाद अगर छोटा मोटा चेंज है, जो छोटी मोटी चेंजेस हैं जो कि प्लान के करेक्टर को मटेरियली अफेक्ट नहीं कर रही है, तब तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है? और जो ना ही वो क्या कर रहा है, ना ही वो लैंड के यूज को अफेक्ट कर रहा है। आपने जब एग्जाम्पल जैसे कि आपने जब प्लान में तो ये बताया था कि इस लैंड पर हम पार्क बनाएंगे, और ठीक है, और बाद में आप चेंज कर रहे हैं, पार्क नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर ना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये नहीं कर सकते, लैंड यूज जो है उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में मॉडिफिकेशन में। बेसिकली उसका करेक्टर जो है ना, वो मटेरियली ऑल्टर ना हो जाए, ठीक है? और ना ही अफेक्ट करे पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब चीजें। अगर मेजर मॉडिफिकेशन करना भी है आपको, तब जेडीए क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगी, ठीक है? क्योंकि तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। लेकिन अब क्या करना है, उसको उसको स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है अगर मेजर मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है? फिर ये याद रखना, मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड यूज 2001 की अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है, जो ये कहता है कि जो अथॉरिटी नगर निगम जयपुर है और जो एनी अदर ऑथराइज बॉडी है, वो क्या कर सकते हैं, मे मॉडिफाई लैंड यूज एज स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। अगर ये 2001 में बेसिकली अमेंडमेंट से ऐड किया गया कि जो अगर कुछ लैंड यूज में अगर मॉडिफिकेशन करनी भी है, तो जैसे स्पेसिफाई किया गया है तो उसको कर सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे थ्रू नोटिफिकेशन। तो ये चीजें हो सकती है।
लेकिन एक बात याद रखना, क्या मॉडिफिकेशन आप डायरेक्ट कर देंगे? नहीं, आपको क्या करना होगा, मॉडिफिकेशन करने से पहले अथॉरिटी है या जो कोई भी कंसर्न बॉडी है वो एक नोटिस पब्लिश करेगी, और फिर वही चीज ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाएंगे, सजेशंस मंगाए जाएंगे, क्योंकि जब आपने प्लान ये वाला बनाया था उस पर नोटिस आए थे ना, ठीक है, उस पर नोटिस आए थे, सॉरी उस पर ऑब्जेक्शंस आए थे। अब आप दोबारा से उसमें चेंज कर रहे हो, तो दोबारा से आप क्या करेंगे, इन जो है ऑब्जेक्शंस है उनको इनवाइट किया जाएगा, ठीक है, उनको ऑब्जेक्शंस को क्या किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। एक सेकेंड, अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। अब इम्प्लीमेंट कैसे हो प्लान, देखो जब हम एक एक चीज को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं तो कितना इजी लग रहा है, मतलब यही होता है कि कनेक्ट करके चीजें पढ़ते हैं ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। सोचो अगर मैं सेक्शन 1 इंपॉर्टेंट बोल देती, 4 बोल देती, फिर डायरेक्ट यहाँ पर ले आती, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है, वैसे भी अभी 1 ही घंटा हुआ है और इतना तो लगता ही है टाइम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, अब प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो जैसे ही प्लान ऑपरेशन में आया, कब आया था, जैसे नोटिस नोटिस पब्लिश हुआ था फर्स्ट, आपको पता है ना, मैंने ऑपरेशन ऑफ, चलो ठीक है पता ही है आपको, तो ठीक है। तो जैसे ही योजना प्रभावी होती है तो क्या होता है, प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। मतलब अब क्या है, जैसे ही ऑपरेशन, ये जो प्लान है वो ऑपरेशन में है, अथॉरिटी क्या करेगा, नेसेसरी स्टार्ट करेगा कि अब इस जो प्लान है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो अर्लियर प्लान्स हैं वो ऐसे माने जाएंगे, अर्लियर प्लान्स डीम्ड अंडर दिस एक्ट, जो पहले के योजनाएं हैं उसको इस अधिनियम के अंतर्गत जो है योजना माना जाएगा। जैसे कोई भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान था, कोई भी जोनल डेवलपमेंट प्लान था जिसको प्रिपेयर किया था किसी और अंडर एनी प्रीवियस लॉ शैल बी डीम्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू सैंक्शन मॉडिफिकेशन एंड ऑपरेशन शैल अप्लाई। फिर उसी तरीके से उस पर ये सारे जो सैंक्शन मॉडिफिकेशन और ऑपरेशन वाले प्रोविजन थे वो अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, how however once a new plan is sanctioned under this act, the old plan cease to operate, ठीक है। ये बात, ये वाला पॉइंट याद रखना, जैसे जो न्यू प्लान सैंक्शन हो जाता है ना तो फिर जो ओल्ड प्लान है वो सीज हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली बनता है, सेक्शन 27 डील किससे करता है, तो ओल्ड प्लान से, वो ओल्ड प्लान्स जो होते हैं उनसे डील करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए सेक्शन 28, रिव्यू ऑफ प्लान, जो योजना है जो बनी है, जो प्लान की बात कर रहे हैं, क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है, तो देखो रिव्यू आपको कब करना है, विद इन 10 years, ठीक है, within 10 years of plan coming into operation, the state government or authority uh, consider revision necessary, and revision necessary, the plan may be revised, ठीक है। तो जैसी योजना लागू होने का सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, उस प्लान को क्या है, रिवाइज कर सकते हैं। सेक्शन 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने कोई प्लान बनाया है, ठीक है, और प्लान अब आप भूल गए, उसको 20 साल बाद आपको याद आ रहा है, अरे इसमें हम रिव्यू कर लेते हैं, नहीं, ठीक है, 10 साल के अंदर अंदर। और और दिस में इन्वॉल्व फ्रेश सिविक सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ लैंड यूज मैप। फिर आप जब ये इसमें कुछ रिव्यू करेंगे तो आपको एक सिविक सर्वे फ्रेश कराना पड़ेगा। तो जब हमने मास्टर डेवलपमेंट प्लान की बात की थी तो हमने पढ़ा था ना, सिविक सर्वे एंड मास्टर डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो जब आप इसको रिव्यू कर रहे हो तो एक फ्रेश सिविक सर्वे भी आप क्या है, तैयार वो करवाया जा सकता है, सेम प्रोसेसर होगा, ठीक है, एज प्रिपरेशन एंड सैंक्शन ऑफ प्लान शैल अप्लाई, सेम बात रहेगी, ठीक है। तो सेक्शन 28 किससे डील करता है, रिव्यू ऑफ प्लान से। आ जाइए हमारा सेक्शन 29, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन प्लान्स, ठीक है। देखो सिंपल सी बात करूं तो जो सेक्शन 29 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरियाज, ठीक है। तो आफ्टर अब प्लान जो है ऑपरेशन में आ गया, ठीक है, एज पर सेक्शन 24। ये सेक्शन 24 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लान है ऑपरेशन में कब आ रहा है, वो सेक्शन 24 में बात की गई है, ठीक है। तो जैसे ही प्लान ऑपरेशन में आया सेक्शन 24 के, तो उसमें क्या हो रहा है कि अब अथॉरिटी डिक्लेयर कर देगी किसी भी एरिया, ठीक है, जयपुर रीजन के किसी भी एरिया को कि अब ये डेवलपमेंट एरिया है, ठीक है। तो डेवलपमेंट एरिया जो है उसको कौन डिक्लेयर करती है, तो अथॉरिटी डिक्लेयर करती है जयपुर रीजन के किसी भी एरिया को डेवलपमेंट एरिया। और कैसे होता है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद except otherwise provided the authority shall not carry out any development in areas which are not declared। हाँ, देखो जो डेवलपमेंट एरिया जिस एरिया को डिक्लेयर किया गया ना डेवलपमेंट एरिया है, वहीं पर डेवलपमेंट कैरी आउट होगी, ठीक है, अथॉरिटी और कहीं नहीं कर सकती है,
फिर क्या होगा आफ्टर डिक्लेरेशन, अब कोई भी पर्सन ना तो उस लैंड का जो यूज हो रहा है उसमें कोई चेंज कर सकता है, ना ही कोई डेवलपमेंट को कैरी आउट कर सकता है विदाउट रिटर्न परमिशन ऑफ द अथॉरिटी और द निगर निगम इन देयर जुरिस्डिक्शन। देखो एक बात याद रखना, सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था कि जब आपको कोई डेवलपमेंट करनी है तो आपको अथॉरिटी की प्रायर परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कि जब डेवलपमेंट एरिया कोई डिक्लेयर हो जाता है ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब अथॉरिटी उसमें डेवलपमेंट करना चाहती है, तो अब कोई भी पर्सन उस एरिया में जिसको डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया है उसके अंदर कोई क्या नहीं कर सकता, डेवलपमेंट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, उस डेवलपमेंट को कैरी आउट नहीं कर सकता, ना ही कोई लैंड में लैंड का जो यूज हो रहा है उसका कोई परिवर्तन कर सकता है। और उसको ऐसा करना भी है तो उसको अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी, या फिर नगर निगम जो है, जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में नगर निगम आ रहा है उसकी उसको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रेकिंग अ पब्लिक स्ट्रीट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। और अगर आप क्या कर रहे हैं, जो एक पब्लिक स्ट्रीट है, अगर आप उसको तोड़ रहे हैं तो फिर उसमें ऐसे सिचुएशन में जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात याद रखना। नॉर्मल अगर आप कर रहे हैं तब तो अथॉरिटी या नगर निगम की परमिशन ले लो, अगर आप पब्लिक स्ट्रीट को तोड़ रहे हो तब आप जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की परमिशन ले लो। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो कुछ जैसे कि अब रोड है, ठीक है, पब्लिक स्ट्रीट है कोई जहाँ से लोगों का आना जाना है, आप वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं तो फिर आपको जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सेप्शन वेयर परमिशन इज नॉट ग्रांटेड रिक्वायर्ड। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको इन लोगों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? जब आप इंटीरियर रिपेयर्स करा रहे हैं, कोई माइनर चेंजेस करा रहे हैं जिससे एक्सटर्नल अपीयरेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तो जरूरत है ही नहीं, साफ लिखा है। दूसरा, वर्क डन इन कंप्लायंस विद एनी ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी। आपको अथॉरिटी ने ही दिया है ये ऑर्डर कि आपको ये काम करना है और आप उसी के अथॉरिटी का ही काम कर रहे हो, तो तब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आप किसी और अथॉरिटी, कोई और अथॉरिटी अंडर लॉ उसके कहने पर आप वो काम किया जा रहा है, तब भी क्या है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर है वर्क बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कर रही है काम, और गवर्नमेंट कर रही है, जैसे रोड मेंटेनेंस का काम ये सब कर रही है, पाइप और ये जो पाइपलाइंस होती हैं, पाइप केबल्स, ठीक है, ये ड्रेन पाइप्स केबल्स होते हैं, इसके लिए कर रहे हैं, तब भी क्या है, फिर क्या है, अथॉरिटी की और नगर निगम की परमिशन की जरूरत नहीं है। एक्सीबिशंस इंक्लूडिंग वेल्स, अगर देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कृषि कार्य के दौरान अगर खुदाई जिसमें कोई भी शामिल है, ठीक है, तब भी आपको क्या है, जरूरत नहीं है परमिशन की। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रोड का फॉर एग्रीकल्चर एक्सेस, तब भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल यूज आफ्टर टेम्पररी यूज, ये बात ये इंपॉर्टेंट है, अस्थायी उपयोग के बाद भूमि का सामान्य उपयोग, इस केस में भी आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद है ओकेजनल यूज फॉर अनदर पर्पस, यूज इंसिडेंटल टू रेजिडेंशियल पर्पस, ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, बस। और फिर सेक्शन 29 फोकस ऑन डिक्लेरेशन परमिशन रूल एंड एक्सेप्शन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये बेसिकली एग्जाम के जो मैंने आपको बताइए। तो ये आपको याद रखना है कि कब जो है, जो जयपुर डेवलपमेंट जो बेसिकली डिक्लेयर डेवलपमेंट एरिया है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, अब जब उनको डिक्लेयर कर दिया गया डेवलपमेंट एरिया तो अब आप उसके अंदर को चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं, अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपको निगर निगम की या फिर अथॉरिटी की परमिशन लेनी है। सड़क तोड़ने का काम कर रहे हैं तो जयपुर डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसकी परमिशन लेनी है। वो सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं जहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 30 पावर ऑफ रिवोकेशन एंड मॉडिफिकेशन। इफ अथॉरिटी थिंक्स इट इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रिपेयर्ड और अंडर प्रिपरेशन में। और देखो क्या अब जो अथॉरिटी है, क्या उसके पास पावर है कि वो रिवोक कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है? तो अथॉरिटी को लग रहा है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द जो प्लान प्रिपेयर किया गया है या अंडर प्रिपरेशन है, तो वो रिवोक कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है जो परमिशन ग्रांट की गई थी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था कि जो अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसको जो अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन क्या है, अथॉरिटी ने परमिशन दे दी, ठीक है, लेकिन अथॉरिटी ने परमिशन दे दी, लेकिन अथॉरिटी को अब ये लग रहा है कि मैंने तो परमिशन दे दी थी, लेकिन अब जो भी प्लान प्रिपेयर हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ये डेवलपमेंट की परमिशन मुझे नहीं देनी चाहिए थी, तो क्या वो इसको रिवोक कर सकता है? रिवोक भी कर सकता है और चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, उस पर्सन को सुनना जरूर पड़ेगा। बात समझ आई मैं क्या कह रही हूँ? 17 के अंदर बंदा परमिशन लेके आया डेवलपमेंट करने के लिए, परमिशन उसको मिल गई, लेकिन जब बाद में
जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या जेडी ने ये देखा कि ये जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाया ना, उसके अकॉर्डिंग तो अब यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है होना नहीं चाहिए। ऑल्दो मैंने इसको परमिशन दे दी थी, लेकिन अब क्या करे, तो अब ये पावर है कि वो मॉडिफाई भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर कोई डेवलपमेंट है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, कोई विकास निर्माण कार्य शामिल है, ठीक है, ऐसे में रिवोकेशन विल नॉट अफेक्ट वर्क ऑलरेडी डन और सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। फिर अगर कोई आप ऐसा नहीं है कि आप रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं आपको मॉडिफाई करने की पावर है, तो आप हर सिचुएशन में ये कर लोगे कि नहीं हम अपनी परमिशन को वापस रिवोक करते हैं जो हमने आपको दिए, नहीं कोई परमिशन नहीं मिली, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपने उस पर्सन को बोला था ना वो 4 बिल्डिंग बना सकता है, उसने 4 बिल्डिंग बना दी, ठीक है, अब आप कह रहे हो नहीं नहीं रिवोक कर रहे हैं हम अपनी पावर को, तोड़ो इसको सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद इफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ लैंड यूज, रिवोकेशन कैन नॉट बी डन आफ्टर द चेंजेस हैज बीन, अगर चेंजेस ऑलरेडी हो गए हैं उसके बाद आप रेवोकेशन नहीं कर सकते। लेकिन एक अब देखो इन दोनों प्रोविजन का एक प्रोविजन आ गया, ये जो रिवोकेशन और मॉडिफिकेशन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो फिर ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो देखो पहली बात तो आपको परमिशन मिली, दूसरी उस परमिशन को रिवोक भी किया जा सकता है, दो सिचुएशन बताई रिवोक नहीं किया जा सकता है, एक और एक्सेप्शन बता दी कि ये दो जो एक्सेप्शन है कब काम की नहीं अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, तो ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, और अगर ये जो परमिशन दी थी इसको रिवोक कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी वजह से सफर जो ऑनर है उसको लॉस हो गया है, तो वो कंपनसेशन मांग सकता है, जो है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, और जो भी टाइम है उसके अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। अथॉरिटी सुनेगी, ठीक है, और डिसाइड करेगी रीजनेबल कंपनसेशन। यहाँ से आपका एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, एमसीक्यू बनेगा कि जब पर कंपनसेशन दिया जाता है, जब परमिशन को रिवोक और मॉडिफाई किया जाता है और जो ऑनर को सब लॉस सफर हो जाता है, उस सिचुएशन में कौन कंपनसेशन को डिसाइड करता है, तो अथॉरिटी क्या है, विल हियर। ठीक है, अथॉरिटी उसको सुनेगी एंड क्या करेगी, अथॉरिटी कंपनसेशन को ऑफर करेगी। ठीक है, कि ये जो कंपनसेशन है हम आपको देंगे, लेकिन ऑनर कह रहा है बहुत कम कम कंपनसेशन है, मैं इसको नहीं लूंगा। फिर अब कहाँ जाए, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, जो जेडीए है वो मैटर को ट्रिब्यूनल को भेज देगी कि देखो ऐसे ऐसे परमिशन दी थी, अब हम इसको रिवोक कर रहे हैं, इसको हम 10 लाख का कंपनसेशन दे रहे हैं, ये 10 लाख रुपए में सेटल नहीं हो रहा, हम ये मामला आपको भेज रहे हैं, ट्रिब्यूनल को भेज रहे हैं। अब ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ठीक है, और उसको ये बात जो है, ये रिफ्यूज कर रहा है ना कंपनसेशन, मैं नहीं लूंगा इतना कंपनसेशन, ये बात इन्फॉर्म करनी पड़ेगी उसको, जेडीए को 30 दिन के अंदर अंदर ओनर को। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 31 पर, पेनल्टी फॉर अनऑथराइज डेवलपमेंट। सेक्शन 17 ने बात की थी कि अगर आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी, लेकिन आपने परमिशन नहीं ली तो क्या हो गया, आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट कर दी। तो अगर आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट कर दी तो ये अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट कर दी तो अब आपको क्या है, अनऑथराइज डेवलपमेंट का मतलब परमिशन नहीं थी तो आपने डेवलपमेंट कर दी, या परमिशन तो मिली थी लेकिन परमिशन के अकॉर्डिंग नहीं करी, या फिर परमिशन एक्सपायर हो उसके बाद कर ली। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 15 से 45 दिन की, और 25,000 रुपए तक का मिनिमम आपके ऊपर फाइन लग सकता है। ठीक है, कितने रुपए तक का फाइन लग सकता है, मिनिमम 25,000 रुपए तक का। और एक बात याद रखना, कंटिन्यू ऑफेंस करते रहोगे तो 500 रुपए पर दिन का भी आपको क्या लग जाएगा, आफ्टर फर्स्ट कन्विक्शन। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कन्विक्शन अगर आप क्या कर रहे हैं, ऑफेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके पास एडिशनल फाइन लगेगा अप टू 50 रुपए पर डे आफ्टर फर्स्ट कन्विक्शन। ठीक है, कोर्ट में गिव लेस। और देखो अगर कोर्ट, हमने क्या पढ़ा कि अगर आप अनऑथराइज डेवलपमेंट कर रहे हो तो कम से कम 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी आपको। कोर्ट कह रहा है नहीं मैं तो उसको 10 दिन की इम्प्रिजनमेंट दूंगा, अगर कोर्ट ऐसा काम कर रहा है तो कोर्ट को रिटर्न में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसको रीजन बताने पड़ेंगे। इसका सबसेक्शन दूसरा ये बात करता है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी लैंड और बिल्डिंग को यूज कर रहा है कंटिन्यू जबकि वो ऑथराइज नहीं था, ऐसी सिचुएशन में 15 से 45 दिन तक का उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, मिनिमम फाइन उस पर लग सकता है 5,000 रुपए का।
वहां पर कितना फाइन था, 25,000, यहाँ पे मिनिमम 5,000 रुपए का फाइन है। ऑफेंस कंटिन्यू करता तो 1,000 रुपए पर डे लगेगा। ठीक है, कोर्ट चाहे तो 15 दिन से कम की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, रिड्यूस कर सकता है इम्प्रिजनमेंट, बस बात इतनी है, बताना पड़ेगा। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, रिमूवल ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट। हमने 31 में क्या पढ़ा कि अगर आपने डेवलपमेंट करी अनऑथराइज तरीके से, आपको आपको जेल भेज देंगे। ठीक है, जेल भेज देंगे। लेकिन जेडी को लगता है यार इसको जेल क्या भेजूं, ऐसा करता हूँ जो इसने डेवलपमेंट किया है ना उसको तोड़ देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो क्या ये हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है अगर कोई अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, एज पर सेक्शन 31। ठीक है, अगर ये बात हो जाती है क्लियर सेक्शन 31 के तहत कि हाँ अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है, अथॉरिटी में विद इन 10 ईयर्स इशू करेगा नोटिस टू द ऑनर। ठीक है, द नोटिस विल रिक्वायर हिम विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ टू टेक नेसेसरी स्टेप्स रिस्टोर लैंड। देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, अगर ये बात इफ अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है, अगर सेक्शन 31 के तहत ये बात हो जाती है कि हाँ प्रूव हो जाती है कि हाँ अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है, अब कोर्ट को क्या करेगा, ये जो रिमूवल का ऑर्डर है ये तो है, ऐसा तो है नहीं ना कि किसी भी दिन अथॉरिटी ने मुंह उठा के कह दिया रिमूव कर दो इस डेवलपमेंट, ये जो अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है इसको रिमूव कर दो, नहीं। 10 साल के अंदर अंदर ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, अगर कोई अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है तो 10 साल के अंदर अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा ऑनर को कि इसको रिमूव करो। ठीक है, और लैंड को रिस्टोर करो जैसे उसकी पहले कंडीशन थी वैसे ही। ठीक है, और इफ नोटिस इज फॉर स्टॉपिंग यूज लैंड इट मस्ट आल्सो बी सर्व टू द ऑक्यूपायर। सिंपल सी बातें याद रखना, कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बताया गया रिमूवल का ऑर्डर भी दिया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, नोटिस के अंदर जो रिमूवल का ऑर्डर है तो रिमूवल में क्या क्या दे सकते हैं, डिमोलिश कर दो। ठीक है, मतलब भवन को गिरा दो जो भी अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है, कैरी आउट सर्टेन वर्क्स, स्टॉप यूजिंग ऑफ लैंड। ठीक है, एग्रीव पर्सन है वो क्या कर सकता है, अब देखो अनऑथराइज डेवलपमेंट की उसने सेक्शन 17 के तहत परमिशन नहीं ली थी, ठीक है, डेवलपमेंट करने की, अब उसका रिमूवल का ऑर्डर आ गया कि इसको हटाओ, तो अब वो क्या कर सकता है, साहब मेरे से गलती से, मतलब मेरे से गलती हो गई, मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैं अब अप्लाई कर देता हूँ 17 के अंदर। तो ये बात भी दी गई है रिमूवल वाले पॉइंट में कि वो चाहे तो उस एग्रीड पर्सन क्या कर सकता है, सेक्शन 17 के तहत एप्लीकेशन लगा देगा रिटेंशन की, क्योंकि परमिशन तो उसने ली नहीं, तो परमिशन किस चीज की मांगे, परमिशन मांग रहा है कि जो मैंने भवन निर्माण कार्य किया है इसको ऐसे रिटेन रहने दो। ठीक है, या फिर मैं जो अभी इस लैंड को यूज कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू मुझे यूज करने दो, मैं लेकिन अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे परमिशन मिल जाए। ठीक है, जब तक डिसीजन नहीं आता नोटिस विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग यूज। अब क्योंकि जेडीए ने तो नोटिस दे दिया, ऐसा क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ नोटिस तो दे दिया है लेकिन अब उसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसने एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 17 के तहत रिटेंशन की। और सेक्शन 4 और 5 में कहा गया है, इसका सब सेक्शन 4-5 कहता है इफ परमिशन ग्रांट, अगर परमिशन मिल गई तो नोटिस कैंसिल। ठीक है, परमिशन नहीं मिली तो नोटिस क्या होगा, कंटिन्यू करेगा। इफ नोटिस को अगर आप अगर आप नोटिस को कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं तो अब अथॉरिटी क्या करेगी, नोटिस आपको भेजा था, आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट की है ऑनर, हमने आपको नोटिस भेज के बोला कि इस अनऑथराइज डेवलपमेंट को आप डिमोलिश कर दो, आपने नहीं सुना, अब आप उस ऑनर के खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं, प्रोसिक्यूट। और ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बात आप याद रखना, ये अभी तक का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आप यहाँ पर ऑनर को प्रोसिक्यूट भी कर सकते, अथॉरिटी के पास पावर है। और हमने कहा पढ़ा था कि अथॉरिटी चाहे तो सू भी कर सकती है और खुद, मतलब आप अथॉरिटी को भी सू कर सकते हैं, अथॉरिटी किसी को भी सू कर सकती है, तो वही तो पावर है कि वो यहाँ पे ऑनर को प्रोसिक्यूट कर रही है। ठीक है, इसमें पनिशमेंट कितनी है, अब जब आपको नोटिस भेजा था, रिमूवल का ऑर्डर दिया था, आपने नहीं किया तो 15 दिन से 45 दिन तक का आपको क्या है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, और साथ के साथ 25,000 रुपए तक का मिनिमम फाइन लग सकता है, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस करोगे तो हर दिन आपका कितना, 25,000 रुपए तक का फाइन लगेगा हर दिन। ठीक है, और कोर्ट चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, 25,000 रुपए पर डे वाली बात याद रखना। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, अब अनऑथराइज डेवलपमेंट चल रही है, जेडीए ने देखा कि इसने मेरे से परमिशन तो ली नहीं और ये डेवलपमेंट कर रहा है, तो क्या वो बीच में स्टॉप करवा सकती है काम को, तो ये अनऑथराइज अगर डेवलपमेंट चल रही है तो अथॉरिटी नोटिस इशू कर देगी ऑनर को, बोलेगी कि ये डेवलपमेंट को अभी की अभी स्टॉप किया जाए। ठीक है, और वही सेक्शन 32 के जो सबसेक्शन है वो सारे अप्लाई करेंगे कि जो नोटिस दिया नहीं सुना, तो फिर जो पनिशमेंट वगैरह मिली थी तो वो सब भी काम हो सकता है। और अगर पर्सन ने क्या करा,
काम करता रहा तो अब ऐसे केस में 15 से 45 दिन तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, मिनिमम फाइन 30,000 रुपए लग सकता है, 500 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन लग सकता है अगर ऑफेंस कंटिन्यू रखता है, और कोर्ट में रिड्यूस पनिशमेंट फॉर स्पेशल रीजन। फिर अब यहाँ पे क्या है, अब देखो काम उसने बोला था स्टॉप कर दो जेडीए ने कि अनऑथराइज डेवलपमेंट कर रहे हो तो काम रोक दो। अब अथॉरिटी ऐसा जब काम करेगी, ठीक है, तो इस क्या करेगी, पुलिस की हेल्प ले सकती है, क्योंकि जब वो काम को रुकवाने जाएगी तो वहां पे पर्सन भी होंगे और वर्कमैन भी काम कर रहे होंगे साइड से। अब उनको हटाने के लिए पुलिस अथॉरिटी किसकी हेल्प ले, तो पुलिस की भी हेल्प लेगी और जो भी यहाँ पे मटेरियल सबको कॉन्फिस्केट भी कर सकती है। और पर्सन फिर भी काम पे लग जाते हैं उसके बाद भी, ठीक है, रिमूवल के बाद भी अब पनिशमेंट क्या है जो सेक्शन 71 में दी गई है, ठीक है। सेक्शन 71 आप देखेंगे तो बात करता है सेक्शन 17 पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस ऑफ रिक्विजिशन एंड फर्निशिंग फॉल इंफॉर्मेशन, अध्यपेक्षा की अवज्ञा, ठीक है, जब आप सुन ही नहीं रहे हैं तो उस सिचुएशन में, और पनिशमेंट उसमें दी जाती है 3 महीने तक की, और फाइन उसमें लगता है 3,000 रुपए तक का, ठीक है। तो फिर सेक्शन 71 उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। तो एक बात याद रखना, जो हमने सेक्शन 33 पढ़ा उसको लिंक विद कर देना सेक्शन 71 से, क्योंकि पनिशमेंट में वो जो सेक्शन हमारा 33 है वो हमें पनिशमेंट के लिए कहाँ भेज रहा है, 71 में भेज रहा है, ठीक है, सेक्शन 71 में भेज रहा है। आ जाइए हमारा नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब बेसिकली कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है कि अगर ये जो अनऑथराइज डेवलपमेंट है, ठीक है, अगर अनऑथराइज डेवलपमेंट हो ही गई है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, अगर ये मतलब परमानेंट डेवलपमेंट हो गई है, विदाउट परमिशन काम कर लिया है, तो ये जो अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई है उसको अथॉरिटी कंपाउंड भी कर सकती है, ठीक है। कहेगी अथॉरिटी की चलो कोई बात नहीं, अब तुमने 3 मंजिला मकान तो बना ही दिया है, ठीक है, तो अब जो भी इसकी पेमेंट ऑफ फीस वगैरह थी, चार्जेस थे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए थे वो सब पे कर दो, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, रिमूवल ऑफ अनऑथराइज टेम्परेरी डेवलपमेंट। अब देखो कुछ होती है परमानेंट डेवलपमेंट, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, सेक्शन 33 में अगर कोई टेम्परेरी डेवलपमेंट हुई है तो उसका क्या रिमूवल हो सकता है, अगर किसी पर्सन ने टेम्परेरी अनऑथराइज डेवलपमेंट कर ली है, अथॉरिटी ऑर्डर दे सकती है कि रिमूव करो इस स्ट्रक्चर को, या जैसे कुछ होता है ना लोग जो वो मतलब झोपड़ी या झुग्गी टाइप बना लेते हैं जो गवर्नमेंट की लैंड होती है उस पर, ठीक है, अनऑथराइज डेवलपमेंट है लेकिन है तो वो टेम्पररी ना, तो यहाँ पे अथॉरिटी क्या करेगी, रिटर्न में बोलेगी कि इसको भी रिमूव करो, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर, और पर्सन अब नहीं भी करता तो अब कोई नोटिस नहीं देगी, ठीक है, और डायरेक्ट रिमूव करवा सकती है, ठीक है, रिमूव करा सकती है समरली, अब कोई फर्दर नोटिस देने की जरूरत नहीं क्योंकि टेम्पररी अनऑथराइज डेवलपमेंट है, ठीक है। और अगर वो अनऑथराइज वर्क दोबारा से अगर होता है तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा, अब जब दोबारा रिमूव करेंगे तो अभी 15 दिन का भी कोया है, कोई भी मतलब नोटिस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, स्टैंडिंग क्रॉप्स जो है उनको तो आप तुरंत रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उसको भी काटने के लिए, हार्वेस्ट के लिए उसको कम से कम 6 महीने का टाइम तो आप देंगे, ठीक है, तो अप टू 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा तक का नहीं, तो 6 महीने मतलब अप टू 6 मंथ आप क्या करेंगे, उसको टाइम देंगे ही इस सिचुएशन में। वैसे तो 15 दिन का टाइम है, स्टैंडिंग क्रॉप है तो 6 महीने तक का, ठीक है। अथॉरिटीज डिसीजन ऑन व्हाट इज टेम्पररी डेवलपमेंट इज फाइनल, अथॉरिटी डिसाइड करके बताएगी कि ये टेम्पररी डेवलपमेंट है या फाइनल डेवलपमेंट, आप नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप तो ये कह देंगे ना ये परमानेंट डेवलपमेंट है, इसलिए पावर टू सील अनऑथराइज डेवलपमेंट, अनऑथराइज डेवलपमेंट अगर कुछ हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट वो अथॉरिटी के पास पावर भी है कि वो उस पर सील भी लगा सकती है, ठीक है, बिफोर और आफ्टर पासिंग रिमूवल ऑर्डर, कभी भी रिमूवल के ऑर्डर पास होने से पहले भी बाद में भी, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट लॉ और प्रिवेंट डिस्प्यूट, ठीक है। अथॉरिटी कैन ऑर्डर रिमूवल, फिर जैसे अथॉरिटी ने लगा दी सील तो अथॉरिटी ऑर्डर भी दे सकती है कि रिमूव, अथॉरिटी ही ऑर्डर देगी इस सील को रिमूव करने का, ये नहीं आप खुद रिमूव कर दें, ठीक है, कोई भी पर्सन इसको रिमूव नहीं कर सकता एक्सेप्ट अथॉरिटी कर सकती है, या फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा तब, अगर आपने सील हटा दी तो 25,000 रुपए तक आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। आ जाइए उसके बाद, फिर है सेक्शन 35 रिमूवल ऑफ ऑथराइज डेवलपमेंट और यूज। अभी तक हमने पढ़ा आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट की, अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑथराइज डेवलपमेंट हुई है या फिर आप किसी भी लैंड को ऑथराइज तरीके से यूज कर रहे हैं उसका भी रिमूवल करा सकते हैं, कब, जब हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है और उस प्रॉपर प्लानिंग के लिए या फिर किसी पब्लिक अमेनिटीज के लिए एज पर द प्लान हमें जरूरत है, तो फिर कोर्ट फिर क्या अथॉरिटी क्या करेगी, ओनर को नोटिस भेजेगी कि अब आप इस लैंड को यूज मत करो, जो भी कंडीशन है वो लगा देगी, और जो भी काम करना चाहे वो कर लेगी, ठीक है, और टाइम यहाँ पर कम से कम 1 महीने का तो एटलीस्ट 1 मंथ का तो टाइम उसको दिया ही जाएगा,
ठीक है, क्योंकि बेचारा टेम्पररी यूज कर रहा था जो उसको ऑथराइज तरीके से यूज कर रहा था। ठीक है, अभी जो पर्सन है, अब अथॉरिटी ने तो बोल दिया कि आप क्या करें, यहाँ पर क्या है कि इसको रिमूव करो। अब वो बंदा कहाँ जाए, एग्रीड पर्सन तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ट्रिब्यूनल, ठीक है, अब वो अपील लगाएगा कि ऐसे ऐसे अथॉरिटी ने बोला है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के पास अपील लगाई जा सकती है, जो भी टाइम दिया है। अब ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, या तो जो अपील है उसको डिसमिस कर सकता है, या अलाउ भी कर सकता है, उस नोटिस को कैंसिल भी कर सकता है, या मॉडिफाई भी कर सकता है, जो भी जेडीए ने नोटिस दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पर्सन, उस पर्सन को, ठीक है, लॉस हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ एक्सपेंसेस उसके इनकर हुए हैं इस नोटिस की वजह से, तो वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसको ऑथराइज डेवलपमेंट कर रहा था, या फिर वो ऑथराइज डेवलप्ड चीजें थी, या फिर वो ऑथराइज तरीके से यूज कर रहा था। उसके बाद जेडीए ने बोला, अब उसका जो भी लॉस वगैरह हो रहा है उसके लिए तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए ना। एक जगह हमने कंपनसेशन, और मैंने आपको अभी बताया था कंपनसेशन की बात, जहां पर कंपनसेशन जेडीए दे रही थी, और अगर जेडीए उसको समझ नहीं आ रहा था कि कंपनसेशन सही नहीं मिल रहा है, तो वो किस अथॉरिटी के पास जा रहा था। ठीक है, आप ये भी मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैं भी बता देती हूँ, अगर कंपनसेशन समझ नहीं आ रहा था तो वो ट्रिब्यूनल के पास जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसी ही बात लिखी गई है, और यहाँ पे सेक्शन 30 के प्रोविजन क्या होंगे, अप्लाई होंगे, क्योंकि सेक्शन 30 में ही कंपनसेशन की बात की गई थी। अब एक बात याद रखो, सेक्शन 30 के साथ आप क्या करेंगे, लिंक विद, सेक्शन 30 के साथ हम लिंक विद करेंगे सेक्शन 30, लिंक विद सेक्शन 35। ठीक है, और मैंने इसको एक ट्रिक से याद कराया था आपको, अगर आपको याद भी हो। ठीक है, सेक्शन 31, 32 और 33 मैंने बताया था, ओआरएस नहीं पीआरएस। सेक्शन 31, 32, 33, अगर आपने पीआरएस याद रख लिया तो आपको याद रहेगा। पी से क्या था, पेनल्टी, आर से था रिमूवल, एस से था स्टॉप, पीआरएस। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 36। सेक्शन 36 बात करता है सब डिवीजन और प्राइवेट स्ट्रीट लेआउट। बेसिकली क्या है, कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि या प्लॉट का अगर विभाजन करना चाहता है, निजी सड़क बनाना चाहता है, तो सेक्शन 23 के जो है तहत ड्राफ्ट प्लान प्रकाशित होने के बाद लेआउट प्लान और आवश्यक विवरण के फीस प्राधिकरण को मंजूरी देने के लिए देना होगा। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। देखो जो एक्सपेंसेस अभी इनकर्ड हुए ना, क्योंकि जो जेडी है रिमूव करा रही है आपके अनऑथराइज डेवलपमेंट को, ठीक है, और डिमोलिश करा रही है, सारा खर्चा हो रहा है, रिकवरी भी तो करेगी जेडी, वो अपने पैसे क्यों लगा के क्यों आपका अनऑथराइज डेवलपमेंट को तुड़वा रही है। तो फिर जो ये सारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, अथॉरिटीज को रिकवर करेगी, और ऐसे रिकवर करेगी जैसे कि अरियर और लैंड रेवेन्यू। ठीक है, और इसको कंसीडर किया जाएगा कि आपका अथॉरिटी पे ये जो सम है वो ड्यू है, बकाया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेक्शन 37 का ए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सिंपल सी बात कह रहा है, अगर ये 2010 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ये कहता है कि अगर कोई भी जो कोई भी लैंड है, ठीक है, अगर 300 स्क्वायर फीटर 300 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की अगर कोई भी लैंड है, ठीक है, जयपुर रीजन में, तो अब उस लैंड पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पशन दी हुई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर सकती है ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसके अनुसार, अगर चाहे तो इस स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्पशंस भी दे सकती है। ठीक है, अथॉरिटी जब तक डेवलपमेंट की परमिशन नहीं देगी, जब तक कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने उस प्लान में क्या है इंक्लूड नहीं करते, या मैप में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो जब आप कोई भी डेवलपमेंट आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, और आप वो जो प्लान और जो मैप्स है लेके जा रहे हैं अथॉरिटी के सामने, तो अगर आपका प्लॉट जो है वो 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का है, तो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि हम इस जगह अपना ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझ लो। देखो क्या हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को आप बता रहे हो मैप में कि ये यहाँ पर है, अथॉरिटी तब तक नहीं करेगी, डेवलपमेंट परमिशन तब तक नहीं करेगी जब तक आपने एक तो ये ना बता दिया हो, और जो पर्सन सीख कर रहा है परमिशन वो अंडरटेक करे। ठीक है, मतलब वो इंश्योर करे कि वो इंस्टॉल करेगा इसको। ठीक है, और वो सिक्योरिटी भी भरेगा पहले, इसकी सिक्योरिटी मतलब पहले से पे करेगा पैसा कि देखो, बेसिकली सिंपल सी बात याद रखो, मैप में आपको दिखाना पड़ेगा कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और फिर बाद में उसका इंस्टॉलेशन भी होगा। ठीक है, जो परमिशन ले रहा है पर्सन वो बताएगा कि, और सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करेगा। ऑनर मस्ट ऑब्टेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर बिल्डिंग कंप्लीशन, बिल्डिंग कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। देखो जब आपने बिल्डिंग बना ली, तो ये नहीं आपने बिल्डिंग बना ली अब आप बिल्डिंग में चले गए, नहीं, जैसे ही आपने बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो गई, अब आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, और जो ऑफिसर अथॉरिटी है
कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी देगी जब वो देख कर आएगी जाके, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने तो दिखा दिया मैप में सिंपल सा, हाँ हम यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और आप रियलिटी में कर नहीं रहे हैं, तो फिर कुछ तो होना चाहिए ना इंश्योर करने के लिए। इसीलिए बोला गया कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम देंगे तभी आप बिल्डिंग ऑक्यूपाई करेंगे। और जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी ना अथॉरिटी, तो पहले चेक करेगी कि यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है, और अगर नहीं किया गया होगा तो ऐसा माना जाएगा कि आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट कर ली। ठीक है, तो इसको अनऑथराइज डेवलपमेंट माना जाएगा। ठीक है, और आपको अब कोई पब्लिक वाटर कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात भी याद रखना, वाटर ये जो परमानेंट पब्लिक वाटर का जो कनेक्शन होता है वो आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आपका जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस ना करें। तो सिंपल सी बात है कि जब आप कोई वाटर कनेक्शन कराना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का। ठीक है, और कब मिल रहा है वो, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब आपने रेन वाटर सिस्टम हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है क्या कर लिया है, आपने इंस्टॉल कर लिया है। ओके, उसके बाद आ जाइए, अगर आपने अब इन केस अगर आपने क्योंकि हमने बोला है कि अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो हम मानेंगे अनऑथराइज डेवलपमेंट। अनऑथराइज डेवलपमेंट कर रहे हो तो 7 दिन तक की सजा हो सकती है, 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, और दोनों ही चीजें हो सकती हैं। एक्सप्लेनेशन बताता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में इंक्लूड क्या क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर, रूफटॉप, अंडरग्राउंड टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सिंपल सी बात है, 2010 का अमेंडमेंट है, याद रखना। आ जाइए उसके बाद सेक्शन 37 का डी, प्रोविजन ऑफ पार्किंग स्पेस, जो जयपुर रीजन में, मतलब ये भी हमारा अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 37 बी, और ये कब ऐड हुआ था, ये भी 2010 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। ये कहता है कि जो भी बिल्डिंग है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है 2010 के अमेंडमेंट के बाद, वो पार्किंग स्पेस को तो प्रोवाइड कराएगी ही कराएगी। ठीक है, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वही बात है, आप जब तक डेवलपमेंट परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे, जब तक कि साइट प्लान में आप ये पार्किंग स्पेस ना हो और वो अंडरटेक ना कर रहे हो या सिक्योरिटी डिपॉजिट ना करे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको पहले लेना पड़ेगा तभी आप उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और अगर आपने अनऑथराइज अगर आपने इसको पार्किंग स्पेस नहीं दिया, माना जाएगा अनऑथराइज डेवलपमेंट की है, ना ही आपको अब कोई वाटर ये जो पब्लिक वाटर कनेक्शन मिलेगा। अगर आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, पनिशमेंट वही है 7 दिन तक की 25,000 से 1 लाख तक का फाइन और बोथ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हमारा सेक्शन 38 पे, मेकिंग एंड कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम। ठीक है, ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिंपल सी बात बताएगी, जो परियोजनाएं जो योजनाएं हैं, ठीक है, उनका निर्माण, उसके अंदर क्या क्या चीज, उसके विषय वस्तु क्या रहेंगी, ये सिंपल सी बात की गई है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट और स्कीम बना रहे हैं तो उनके अंदर ये चीजें होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आप पढ़ लेना बाद में। फिर है परियोजनाएं और योजनाओं की तैयारी, जो प्रिपरेशन कैसे होगी प्रोजेक्ट और स्कीम की। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या करेगी, बाय अथॉरिटी में बाय रिजोल्यूशन डिक्लेयर करेगी कि अब की हमारी इंटेंशन है टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट और स्कीम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 38 इन एनी डेवलपमेंट एरिया। देखो स्टूडेंट, ये सिंपल सी बात है, इसको मैंने बहुत टेक्निकलिटी है अभी यहाँ पर, और क्या है ना, इसको मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो इसका मेरे को डेप्थ में नहीं जाना। सिंपल सी बात याद रखो, अगर अथॉरिटी क्या करती है, इफ अथॉरिटी फेल्स टू इम्प्लीमेंट अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट करने में अथॉरिटी फेल हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, स्कीम जो है अगर 5 साल में ऐसा नहीं हुआ तो स्कीम लैप्स कर जाएगी। यहाँ पे 4+1 मतलब 5 years, और स्कीम कब लैप्स हो जाती है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years। तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है, स्कीम के केसेस में क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है प्रोजेक्ट और स्कीम को। तो जो अथॉरिटी क्या कर सकती है, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, अगर उसको लग रहा है, वो क्या बोलेगी कि ये जो प्रोजेक्ट और स्कीम है उसको विड्रॉ किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश करना पड़ेगा, ये सब चीजें। उसके बाद हमारा जो सेविंग्स की बात कर रहा है, जो पहले की जो प्रोजेक्ट और स्कीम है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर है ली, ये इंपॉर्टेंट है 44 पावर टू परचेज और लीज बाय एग्रीमेंट, जो अथॉरिटी है मे एंटर इनटू अग्रीमेंट with any person for purchase, lease or exchange of any land or interest in land which is authorized to acquire। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, अथॉरिटी को पावर दी गई है, जो प्राधिकरण है तो किसी भी व्यक्ति के साथ भूमि या उसमें हित के क्रय पट्टे विनिमय के लिए समझौता कर सकता है, जिसे वह अधिकृत करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब कोई अथॉरिटी है, ठीक है, अगर वो किसी
लैंड को, ठीक है, एक्वायर करने के लिए ऑथराइज है। तो जब एक्वायर करने के लिए ऑथराइज है तो वो उसको परचेज भी कर सकती है, लीज भी ले सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अथॉरिटी सारे काम कर सकती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि इसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर रिप्रेजेंटेशन आया है अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अथॉरिटी, तो इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड लैंड इज नीडेड फॉर फंक्शन ड्यूटीज पावर्स प्रोजेक्ट स्कीम ऑफ द अथॉरिटी टू मेक एक्वायर सच लैंड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। याद रखना, क्या स्टेट गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर कर सकती है? अगर अथॉरिटी ने ऐसा बोला है, अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। पोजेशन टू बी मेड अवेलेबल टू अथॉरिटी, जब लैंड को एक्वायर करना है, ठीक है, और पोजेशन when land is acquired and possession is taken, the state government shall make the land available to the authority for performing the function। सिंपल सी बात है, भूमि अधिग्रहण उसका कब्जा ले लिया जाता है तो राज्य सरकार उस भूमि को प्राधिकरण को उसके कार्य कर्तव्य और शक्तियों के निर्वहन के लिए उपलब्ध कराएगी, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है ना। उसके बाद सेक्शन 47 से लेकर 53 तक हमारा ओमिट है, ठीक है। अब उसके बाद लैंड टू वेस्ट इन अथॉरिटी एंड इट्स डिस्पोजल, ठीक है, तो जो भूमि है उसको प्राधिकरण में निहित होना, उसका निस्तारण की बात की गई है, इसमें आज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद हमारा डायरेक्ट मैं आपको लेके चलती हूँ। चलो इम्पोर्टेंट बीच में कुछ आएगा ना, मैं आपको वो बता दूंगी, क्योंकि ये सिंपल सी अभी बात की गई जो ट्रांजिटरी प्रोविजंस होते हैं फॉर पेंडिंग मैटर रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कोई भी 1 अगस्त से पहले जो 1987 है उससे पहले की जो प्रोसीडिंग्स हुई है, एक्शंस हुई हैं, ठीक है, ओल्ड प्रोविजंस में उसको रीओपन नहीं किया जाएगा, ना ही चैलेंज किया जाएगा। इसके तहत आ जाइए हमारे नेक्स्ट पे, सेक्शन 54 का भी अलॉटमेंट रेगुलराइजेशन ऑफ सर्टेन लैंड्स, ठीक है। तो ये जो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बता दी गई है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं आपको वो बता रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। जैसे कि फंड ऑफ अथॉरिटी, तो जो जयपुर जो फंड है जिसको हमने जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड का है उसको क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। जो भी मनी ऑल मनी रिसीव्ड बाय अथॉरिटी विल बी क्रेडिट टू इट, ठीक है। तो मतलब ये एक बेसिकली जेडीए के लिए ये JRDF बनाया जा रहा है, जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ईयरली कंट्रीब्यूशन जाएगा 1 करोड़ से, जो 1 करोड़ रिवॉल्विंग फंड है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन, वो सब इस बेसिकली ये फंड है अथॉरिटी का, एज सच इसमें कुछ नहीं है। फिर है सेक्शन 56 लोन एंड फंड्स, ठीक है। अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी एक क्रिएट करेगी सेपरेट लोन फंड को भी, ठीक है, अलग से भी क्रिएट करेगी, जिसके अंदर रिसीव किए जाएंगे, ठीक है, जो पैसा उधार लिया है वो पेमेंट की जाएगी उनके इंटरेस्ट के साथ, लोन्स वगैरह इन सब की बातें। रिजर्व एंड अदर फंड, ठीक है, बेसिकली फाइनेंस और जो अदर बजट होता है जेडीए का उससे रिलेटेड है। अथॉरिटी एक और क्रिएट करेगी रिजर्व फंड, तो 3 चीजें पढ़ी हमने, एक हमने जयपुर डेवलपमेंट वाला वो फंड पढ़ा, एक हमने लोन जो है ये लोन फंड पढ़ा, एक हमने रिजर्व ये वाला जो पढ़ रहे हैं रिजर्व फंड पढ़ा, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो भी फंड्स हैं, ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी है उसको यूज किया जाएगा सिर्फ इसी एक्ट के उद्देश्य के लिए। फिर है किसके पास पावर है बोरो करने की? अथॉरिटी बोरो कर सकती है पैसे स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से, ठीक है। उसके बाद है पावर टू फाइनेंस प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स, ठीक है, तो अथॉरिटी जो चाहे तो लोन्स वगैरह ये सब चीजें दे सकती है, ठीक है, विद लोकल अथॉरिटी डिपार्टमेंट। एज सच इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लिखी, स्टेट गारंटी। अब हमारा जो मेन पार्ट है ना, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सेक्शन 69 पर आ जाओ। हाँ, पेनल्टी फॉर अनऑथराइज ऑब्स्ट्रक्शन, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अनऑथराइज डेवलपमेंट, ऑथराइज डेवलपमेंट, अब बात हो रही है पेनल्टी फॉर अनऑथराइज डेवलपमेंट। अगर आपने अनऑथराइज ऑब्स्ट्रक्शन किया, ठीक है, ठीक है, अगर आपने अनऑथराइज ऑब्स्ट्रक्शन किया तो आपको कितनी सजा मिल सकती है? 6 महीने तक की सजा मिल सकती है और 1,000 रुपए तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। सेक्शन 70 कहता है अगर आपने क्या करे, जो फैंस वगैरह है होती हैं उनको रिमूव किया, इफ कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, वो इलीगली क्या कर रहा है, कोई फैंस, कोई टिम्बर, कोई लाइट मार्क, ये सब चीजें, ठीक है, जो अथॉरिटी ने सेटअप की थी, ठीक है, उसको क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या है?
1000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। फिर है पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस, अभी हमने पढ़ा ना, कोई ऑर्डर वगैरह भेज रही है कोई अथॉरिटी, आप उसको नहीं मान रहे हैं या फिर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी है, तो आपको 3 महीने तक की सजा मिल सकती है और 3000 रुपए तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है। नेक्स्ट है एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड, अगर आपने पब्लिक लैंड पर एनक्रोचमेंट कर दिया है, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है, अगर एनक्रोचमेंट कर रहे हो तो आपको, अगर आप एनक्रोचमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर कितनी इम्प्रिजनमेंट लग सकती है, 1 से लेके 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन हो सकता है अप टू 1 लाख। ठीक है, उसके बाद अगर बात आ रही है ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो अगर आप पब्लिक लैंड पर, तो क्या है, आपको 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 50,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, आ जाइए उसके बाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको पूरा बता देती हूँ। ठीक है, और अथॉरिटी क्या कर सकती है, अथॉरिटी रिमूव कर सकती है, एंड देखो ये तो पेनल्टी बता दी, और साथ के साथ फिर रिमूव भी करवाएगी ना वो एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, और एक्सपेंसेस को भी रिकवर कर सकती है। और अगर अनऑथराइज रिमूवल कर रहे हो आप, ठीक है, अर्थ या सैंड का, ठीक है, बिना अनुमति के आप मिट्टी या रेत को हटा रहे हो, लेके जा रहे हो, तो ऐसे में आपको 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, 25,000 रुपए तक का फाइन। अथॉरिटी के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी को सीज और अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है ये जो अधिकारी है वो सीजर की रिपोर्ट को अब तुरंत क्या है अथॉरिटी को देंगे। अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि उनकी कस्टडी और जो प्रॉपर्टी की सेल कैसे करनी है, वो सेल प्रोसीड जो होगी वो रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, अगर कॉन्फिस्केशन नहीं हुआ है तब, जब्ती ना होने पर खर्च काट कर राशि मालिक को वापस दे दी जाएगी। अथॉरिटी में ऑर्डर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, नो कॉन्फिस्केशन विदाउट नोटिस प्लस रिप्लाई प्लस हियरिंग, मतलब पहले नोटिस दिया जाएगा, रिप्लाई मांगा जाएगा, हियरिंग होगी। ठीक है, डायरेक्ट आप कॉन्फिस्केशन नहीं कर सकते, ये चीजें मैंडेटरी हैं। फिर है कॉन्फिस्केशन का मतलब ये नहीं है कि आपको दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जब्ती के साथ साथ अलग से दंड भी दिया जा सकता है। फिर उसके बाद है ओनली अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल हैज खाली जो केवल अथॉरिटी ट्रिब्यूनल का अधिकार है। ठीक है, कोर्ट्स के पास पावर नहीं है बेसिकली, तो ये सारा इसमें एक्चुअली दिया गया है। उसके बाद है जो हमारा सेक्शन 73 इस बारे में बात करता है कि अगर जनरल प्रोविजन है कि जिनकी पनिशमेंट नहीं बताई गई है, उसमें आप क्या पनिशमेंट मानेंगे, पहले बार ऑफेंस कर रहे हैं तो 1,000 तक का फाइन, दूसरी बार कर रहे हैं तो 250 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का फाइन, सबसेक्शन 2 में। उसके बाद अगर कंपनी कोई ऑफेंस कर रही है, तो देखो अगर कंपनी ऑफेंस कर रही है तो उसमें बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होंगे। अगर कंपनी ने ऑफेंस कर दिया तो जो पर्सन कंपनी तो होगी रिस्पॉन्सिबल, पर्सन इंचार्ज भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो तब लायबल नहीं होंगे अगर वो ये प्रूव कर देते कि मेरे पास तो ना तो नॉलेज थी इसके बारे में और मैंने पूरी सावधानी बरती थी, ड्यू डिलिजेंस था। कंपनी का मतलब क्या, तो कंपनी के अंदर बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म और एसोसिएशन सब इंक्लूड होंगे। और अगर कोई पार्टनर है फर्म में तो उसको हम डायरेक्टर वही मानेंगे। ठीक है, आ जाइए उसके बाद सेक्शन 75 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। इसके में जो कॉग्निजेंस है, तो कॉग्निजेंस ऑफेंसेस की कौन, तो कोई भी जो कोर्ट है कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेंगे जब तक कि अथॉरिटी क्या है, कंप्लेंट, जो कंप्लेंट को रिटर्न में ना दे दे। ठीक है, और कौन ट्राई कर सकते हैं, ओनली सीजेएम। ठीक है, ओनली सीजेएम और अबव कैन ट्राई द ऑफेंस। देखो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, आप ये सब मार्क करते हुए चलिए, तो नो कोर्ट इंफीरियर टू द सीजेएम ट्राई द ऑफेंस, तो सीजेएम रैंक का तो होने ही चाहिए, तभी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। उसके बाद है फाइन टू बी पेड टू अथॉरिटी, जो भी फाइन है ना इस एक्ट के अंदर जो भी लगाए जा रहे हैं वो सब अथॉरिटी को पे किए जाएंगे। पावर ऑफ अथॉरिटी एज टू लीगल मैटर्स। ठीक है, तो जो अथॉरिटी है वो इंस्टीट्यूट भी कर सकती है सूट, डिफेंड भी कर सकती है अपने आप को, विड्रॉ भी कर सकती है लीगल प्रोसीडिंग, ऑफेंस को कंपाउंड भी कर सकती है, सेटल भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी अथॉरिटी के पास पावर है। ठीक है, और विड्रॉ भी कर सकती है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, रिक्वायर्स कोर्ट परमिशन। जब विड्रॉ करेगी ना प्रोसिक्यूशन से तब उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है इम्यूनिटी, जो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं आप क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट या उसके मेंबर के अगेंस्ट, जो भी जेडीए वगैरह के हैं जिन्होंने गुड फेथ में काम किया है। ठीक है, फिर है सेक्शन 79 नोटिस ऑफ सूट अगेंस्ट अथॉरिटी। अगर आप अथॉरिटी के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 2 महीने तक का प्रायर रिटर्न नोटिस देना होगा।
ठीक है, और सूट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन एक्सेप्ट रिमूवल प्रॉपर्टी केस। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मोड ऑफ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड। जो सर्टिफाइड कॉपी होती है अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स की, वो प्राइमा फेसी एविडेंस होती है और उनको ऐसे एडमिसिबल किया जाएगा जैसे कि ओरिजिनल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सेक्शन 80 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद है सेक्शन 81 रेस्ट्रिक्शन ऑन समनिंग ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं ना, आप उनको क्या कहते हैं, बुला नहीं सकते कोर्ट में कि आप आओ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो। ठीक है, अगर सर्टिफाइड कॉपी सफिशिएंट है तो। ठीक है, अनलेस कोर्ट ऑर्डर फॉर स्पेशल रीजन। स्पेशल अगर ऑर्डर है, स्पेशल रीजन है कोर्ट का, तब एक अलग बात है। ठीक है, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एसआई रैंक से ज्यादा का, एसआई रैंक या एसआई रैंक से ज्यादा का अरेस्ट कर सकता है पर्सन को जो ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, जैसे एनक्रोचमेंट वगैरह। ठीक है, और अगर नेम और एड्रेस ठीक है अननोन है, डाउटफुल है, ही कैन नॉट डिटेन मोर देन 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ठीक है, सिंपल सी बात है, 24 घंटे से ज्यादा तो आप वैसे भी क्या नहीं कर सकते, उसको डिटेन करके नहीं रख सकते जब तक कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर फिर फर्दर ना आ जाए। ठीक है, और पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अथॉरिटी को, और उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। फिर आ जाइए सेक्शन 83 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल। हमने पढ़ा था ना कि अगर जेडीए के ऑर्डर के खिलाफ आप जा रहे हैं तो आप अथॉरिटी में, आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके कर रही है। ट्रिब्यूनल में कौन कौन हो सकते हैं? ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक ही पर्सन होंगे जिसको स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है ना, वो जो ट्रिब्यूनल का वो ट्रिब्यूनल बेसिकली उसी को ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट तभी होगी। ठीक है, बेसिकली एक ही पर्सन होता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। उसके बाद स्टाफ सपोर्ट तो मिलेगा ही, अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी ट्रिब्यूनल को स्टाफ सपोर्ट। एक्सपेंसेस होते हैं ना ट्रिब्यूनल के, वो खर्चा अथॉरिटी उठाती है। ट्रिब्यूनल को क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? जो प्रिस्क्राइब्ड होगा। प्रिस्क्राइब्ड कैसा होता है? प्रिस्क्राइब है रूल। ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर है 1908 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, अथॉरिटी रेफर करती है डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को, और जो डिसीजन होता है ट्रिब्यूनल का फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है। अपील फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज और विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। थ्रेटन्ड इंजरी, इफ राइट्स आर थ्रेटन्ड, पर्सन कैन अप्रोच ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। ठीक है, तो ये हमने ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। सेटलमेंट कमेटी बनाना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। उसके बाद रिकवरी कैसी होती है मनी की, यहाँ पे बात की गई है, जैसे अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद है पावर ऑफ एंट्री। ठीक है, जो चेयरमैन है, कमिटीज हैं, ये सब। ठीक है, इसके बारे में बात की गई, वो एंटर कर सकती है लैंड में, बिल्डिंग में। ठीक है, इस एक्ट के लिए। तो बेसिकली हमने ये अपना एक्ट ना पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कवर कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कवर कर लिया है। तो हमने जेडीए एक्ट को पूरा कवर कर लिया है। अगर आपने ये वन शॉट रिवीजन देख लिया, ठीक है, तो आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट मैं रैपिड रिवीजन किस सब्जेक्ट का कर रहा हूँ। अगर आपको ये फ्रूटफुल लग रहा है, आपको एफर्ट्स दिख रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक इस वीडियो पर आई नीड योर कमेंट। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट की, और नॉट अच्छा सा मतलब जो भी चीजें आपको लग रही है। और अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लगाना तो आप लगा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।